तो आओ गाइस, फिर इस सेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर गाइस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो हमने ऑलरेडी पहले आईआईटी जैम में कराए। ये देखो, कुछ पोर्शन हमारा यहाँ पर आईआईटी जैम का कॉमन है, ठीक है। जैसे जब हम आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते हैं तो 11th 12th का पोर्शन कुछ कॉमन होता है, राइट। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आईआईटी जैम वाले कंसेप्ट्स को, राइट। और नेट एग्जाम में और गेट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन कंसेप्ट से, उन प्रॉब्लम्स को भी हम यहाँ पर देखेंगे इसी सेशन के अंदर। और फिर हम धीरे धीरे आगे एडवांस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो आप फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। तो गाइस देखो, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट की बात करते हैं तो सबसे जो हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है वो होता है हमारा कूलम्स लॉ, जो क्या बताता है हमें कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं, राइट, तो उन्हीं के बीच में हमारे पास फोर्स किस तरह से अप्लाई होती है, तो उसके बारे में गाइस हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। और ये हमने फर्स्ट टाइम क्लास 12th में पढ़ा होता है कि लेट्स से अपने पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक अपने पास यहाँ पर पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है। तो इनके बीच में जो हमारे पास फोर्स होगी, राइट, वो किस तरह से डिफाइन होगी, के Q1 Q2 डिवाइड बाय जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये है इनके बीच का डिस्टेंस, लेट से R, राइट। डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, अगर ये दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रही है, राइट, तो ये हमारे पास बेसिकली एक सेंट्रल फोर्स होती है। मतलब कि अगर हम जैसे कि बात करेंगे कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरह से लग रही है, वो हो सकता है कि यहां से बाहर की तरफ लगे एंड हो सकता है वो अंदर की तरफ लगे। डिपेंड करता है कि चार्ज हमारे पास किस नेचर के हैं, डिपेंड करता है कि चार्ज हमारे यहाँ पर किस नेचर के हैं। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग रेडियली इनवर्ड या फिर रेडियली आउटवर्ड अपने पास यहाँ पर होगा। तो ये चीज सबको पता है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोगों को ये चीजें पता है, ठीक है, कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पर फोर्सेस होती है, ठीक है। या तो रेडियली इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, ठीक है। या इसको एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लिया है। ये पार्टिकल 1 था, ये पार्टिकल 2 है। तो यहां पर मैं कह देता हूं R12 इस तरह से, कि 1 से 2 की तरफ इस तरह से होगा, ठीक है। अगर Q1 Q2 नेगेटिव है तो यहां पर एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लेकर के आएंगे अपने अंदर से, और जिसकी वजह से यहां पर रेडियली इनवर्ड भी बन सकता है अगर लेट्स से चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो ये हमारे पास यहां पर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन ये तो है पॉइंट चार्जेस के लिए, कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट्स हुए तो क्या होगा, ये हमारे पास यहां पर क्या है, पॉइंट चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, है ना, इसके लिए पॉइंट चार्जेस के लिए। और अभी स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा जो डिस्कशन है वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही रहेगा। थोड़ी देर में फिर हम कॉन्टिन्यूस सिस्टम की बात करेंगे। लेकिन अगर मैं कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए यहाँ पर अभी तुम्हें फॉर्मूला बताऊं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है। गाइस, पहली बात तो ये समझ लेना कि कूलम्स लॉ ना डायरेक्टली तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता, ठीक है, राइट। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर एक चीज समझो ना, कूलम्स लॉ ये कहता है कि अपने पास चार्ज के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं, फोर्स के ऊपर। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऐसी भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। लेट्स से कि अपने पास यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट है, इसके लेट्स से ऊपर वाले सरफेस के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की तरफ अपने पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, राइट। ऊपर ये प्लस क्यू है, नीचे माइनस क्यू है, सच डेट कि जो टोटल चार्ज है यहाँ पर वो इसका 0 है। इसका जो टोटल चार्ज है, ऊपर प्लस क्यू है नीचे माइनस क्यू है, टोटल चार्ज में कह रहा हूं कि अपने पास यहाँ पर 0 है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज अपने पास यहाँ पर 0 है। और एक मैं यहाँ पर पॉइंट चार्ज डिफाइन कर रहा हूं, क्यू, इस तरह से, है ना। तो अभी यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहाँ पर कूलम्स लॉ को देखूं, अगर मैं यहाँ पर कूलम्स लॉ को देखूं, इसका चार्ज 0 है ना, तो अपने पास फोर्स इनके बीच में 0 हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसका चार्ज 0 होने के बावजूद भी इसके पास सम एक नॉन जीरो फोर्स आएगी। मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल सम एक फोर्स फील करेगा इस ऑब्जेक्ट की वजह से, चाहे से उसका टोटल चार्ज 0। कैसे करेगा, अब वो मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम इस पॉजिटिव चार्ज को देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से ये अपने पास ये वाला जो क्यू है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो लेट्स से मैं कह देता हूं कि ये वाला इस डायरेक्शन में इसको यहां पर रिपेल कर रहा है, इस तरह से, ऐसे मैंने कह दिया कि जो अपर हाफ है, अपर हाफ जो है वो इस प्लस क्यू चार्ज को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, यहां पर रिपेल करेगा। इसी तरह से जो ये नेगेटिव है, ये क्या करेगा, अपनी तरफ यहां पर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपेल। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, बहुत अच्छे।
तो अपने पास पॉजिटिव ने रिपेल किया, नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया। तो अगर तुम यहां पर देखो, अपने पास इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक नॉन जीरो कंपोनेंट बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यानी कि यहां पर जो ई नेट होगा ना, इस केस में वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। चाहे से यहां पर जो चार्ज है अपने पास जीरो था, इस ऑब्जेक्ट का चार्ज अपने पास चाहे से जीरो था, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या फिर नेट फोर्स कह लो यहाँ पर, ठीक है, अभी हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स लिख लेता हूं। तो जो एफ नेट है वो यहाँ पर क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, नो डाउट, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ कंपोनेंट बना था, चाहे से इस पॉजिटिव वाले पार्ट की बात कर लो या फिर नेगेटिव वाले पार्ट की बात कर लो, वो नीचे की तरफ था, तो वहां से क्या आएगी अपने पास, एफ नेट नॉन जीरो आएगी। तो यहां पर कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं हुआ, मतलब कि इस फॉर्म में तो अप्लाई नहीं हुआ वो, है ना। तो गाइस हमें क्या करना है, हमारे पास कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट अगर हमारे होते हैं तो वहां पर हमें क्या लेना होता है, एक स्मॉल एलिमेंट के साथ डीलिंग करनी होती है। किसके साथ करनी होती है, एक स्मॉल एलिमेंट। तो हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ेंगे, ये लेट से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट इसका पकड़ा, है ना, और इसकी मदद से अब हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। तो मैं कहूंगा कि स्मॉल चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगी इस वाले चार्ज के ऊपर, इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको मैं बोल रहा हूं डीएफ। ठीक है, तो डीएफ में कैसे डिफाइन कर रहा हूं, डीएफ इज फोर्स ऑन चार्ज क्यू, ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो जो छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पर कंसिडर किया है, उस एलिमेंट की वजह से जो फोर्स लग रही है उसको मैंने डीएफ बोला है। ओके, तो डीएफ विल बी इक्वल टू के क्यू डी क्यू एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, और कंप्लीट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर डालेंगे। और ध्यान इस चीज का रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर की तरह इंटीग्रेट नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको गलती से भी स्केलर की तरह इंटीग्रेट मत कर देना। ठीक है, राइट, कैसे करना है ध्यान रखना इन चीजों का, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए यहां पर आर कैप साथ में जरूर सा लगा लेना, जहां पर आर कैप क्या डिपेक्ट करेगा, यहां से लेकर के यहां तक की डायरेक्शन, मतलब इस एलिमेंट से डायरेक्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट तब करूंगा, ध्यान आगे से अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से हम इन चीजों को ख्याल रखते हुए, इस आर कैप का ध्यान रखते हुए इंटीग्रेशन करानी। लेकिन इसको नॉर्मली स्केलर की तरह इंटीग्रेट मत करा देना, साथ में डायरेक्शन होती है, प्लीज ध्यान रखोगे। समझ में आई बात, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को, इतना समझ में आया पॉइंट चार्ज के लिए। और अगर कोई कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट आ गया तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट्स के केस में तुम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि इसका चार्ज जीरो है तो फोर्स जीरो आ जाएगी, डायरेक्टली वो चीज नहीं कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें वहां पर उसका स्मॉल एलिमेंट से लेना पड़ेगा, ये वाला स्मॉल एलिमेंट और ये चार्ज क्यू, ये काइंड ऑफ पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर किया जा सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्स डिफाइन हो जाएगी। फिर कंप्लीट के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी हैव टू इंटीग्रेट एंड दैट्स ऑल। ठीक है, ओके नाइस। तो अभी गैस एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, है ना, जो कि हमारा पॉइंट चार्जेस से रिलेटेड है, और ये हमारा क्वेश्चन आया था जस्ट एग्जाम में। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन आया था जस्ट एग्जाम में। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर टू पॉइंट चार्जेस। अब गैस देखो, हो सकता है कि कुछ ने यार आईटीजेम की प्रिपरेशन अच्छे से की हो, कुछ नहीं हो सकता आईटीजेम की प्रिपरेशन अच्छे से ना की हो। तो जिन्होंने आईटीजेम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बेसिक लगेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं आईटीजेम में भी कराता हूँ। ठीक है, राइट, क्योंकि आफ्टर ऑल चीजें तो वही है ना, कंसेप्ट तो वही है, एडवांस चीजें तो आगे आएंगी कुछ लेक्चर्स के बाद। ठीक है, अभी तो आईटीजेम वाला रिकॉल चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज जिन्होंने आईटीजेम की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी, थोड़ा सा कुछ क्लासेस में तुम्हारा रिविजन हो रहा होगा, क्योंकि मेरे को सभी स्टूडेंट्स का सोचना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने आईटीजेम के बारे में कभी पहले सुना ही नहीं था। ठीक है, या किसी ने, कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन की तो थी लेकिन उतने अच्छे से नहीं की। ठीक है, तो हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मेरे को तो हर चीज को कवर कराते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लेक्चर्स के अंदर तुम्हें थोड़ा सा लग सकता है कि ये चीजें आती है, लेकिन बिलीव में कुछ लेक्चर्स के बाद चीजें नहीं आएंगी। अब गाइस देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, टू पॉइंट चार्जेस है, एक क्यू है एक लैम्डा क्यू है, जो कि हमारे लोकेटेड है एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू म्यू ए के ऊपर। तो एक चार्ज अपने पास है यहाँ पर क्यू, एक चार्ज है अपने पास यहाँ पर लैम्डा क्यू। तो दो चार्जेस गाइस हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इनको ऊपर की तरफ लिख लो जरा, ये क्यू चार्ज है, ये लैम्डा क्यू है। अब ये कहां पर प्लेस है, एक तो है एक्स इक्वल टू ए के ऊपर प्लेस, तो ये वाला पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, और दूसरा चार्ज हमारे पास प्लेस है एक्स इक्वल टू म्यू ए के ऊपर। ओके, समिंग डेट
सम ऑफ टू चार्जेस इज कांस्टेंट। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो दो चार्ज है क्यू एक लैम्डा क्यू है, इनका जो सम है वो कांस्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर बोला। ठीक है, तो अपने को क्या लेना है, क्यू प्लस में लैम्डा क्यू इक्वल टू कांस्टेंट। लेट से इस कांस्टेंट को मैं सी कह देता हूं, इस कांस्टेंट को मैं लेट से सी कह देता हूं। कांस्टेंट यार कुछ कह लो, क्या फर्क पड़ता है। अब इधर से मैं क्या करता हूं, क्यू को कॉमन निकालता हूं, तो अपने पास आएगा वन प्लस लैम्डा एंड इक्वल टू सी। तो यहां से गाइस जो क्यू की वैल्यू आएगी अपने पास, वो आएगी सी डिवाइड बाय वन प्लस लैम्डा। अब तुम कहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, चार्ज को मैंने इस कांस्टेंट और लैम्डा की टर्म्स में क्यों निकाला। तो गाइस देखो बात ऐसी है, क्वेश्चन के अंदर ना आगे वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालने के लिए बोला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारे पास वो क्या हो रही हो, मैक्सिमम हो रही हो, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर लैम्डा निकालने के लिए बोला गया है। अब तुम्हारे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, इनके बीच में तुम्हें फोर्स का एक्सप्रेशन पता है क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अपने पास यहाँ पर क्या आएगा कि दोनों चार्ज की मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा, ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू म्यू है, तो डिस्टेंस बनेगा म्यू माइनस वन इंटू ए, और इसका स्क्वायर कराना पड़ेगा। यस, तो ये अपने पास यहां पर इस तरह से बनेगा फोर्स का एक्सप्रेशन। अब हमें इस फोर्स को मैक्सिमाइज करवाना है, क्या करवाना है, फोर्स को मैक्सिमाइज। अब गाइस हमारे पास जो चार्ज है वो भी लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो हमारे पास मतलब चार्ज है और एक ये ऊपर लैम्डा ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक लैम्डा यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जो चार्ज क्यू है ये भी हमारे लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमें यहाँ पर क्यू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इसी वजह से हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया, क्योंकि आफ्टर ऑल जो चार्ज क्यू है वो हमारा लैम्डा का फंक्शन होगा, और हमें लैम्डा की वैल्यू इस तरह से निकालनी है कि ये जो फंक्शन है फोर्स का ये मैक्सिमाइज हो रहा हो। ओके, तो पहले हम यहाँ पर चार्ज क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड देन वी विल मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, देखो अपने पास है फोर्स इज इक्वल टू लैम्डा, सॉरी पहले के है देन लैम्डा है, साथ में डिवाइड बाय म्यू माइनस वन का स्क्वायर है एंड साथ में ए स्क्वायर है। और न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो अपने पास क्यू स्क्वायर प्रेजेंट है, और क्यू स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, के लैम्डा एज इट इज, म्यू माइनस वन का स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज, राइट। इस लैम्डा की जगह पर लैम्डा को बाहर निकालेंगे, क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा, एक तो डिवाइड बाय आएगा कितना, वन प्लस लैम्डा, वन प्लस लैम्डा का स्क्वायर इस तरह से, और साथ में लैम्डा। तो गैस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास ये इस तरह से फोर्स आ जाएगी। नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, सो जस्ट डिफरेंशिएट इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो डीएफ बाई डी लैम्डा गैस हम यहाँ पर करेंगे, तो अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये अपने पास बनेगा के सी स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू माइनस वन स्क्वायर साथ में ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे गैस, देखो तुम्हें अगर डिवीजन रूल लगाना है डिफरेंशिएशन वाला लगा सकते हो, मैं प्रोडक्ट रूल प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा। ठीक है, अपने पास यहाँ पर दो फंक्शन, एक लैम्डा है और दूसरा वन बाय वन प्लस लैम्डा का स्क्वायर है। तो अपने पास एक बार इस टर्म को एज अ कांस्टेंट रखा, लैम्डा को डिफरेंशिएट कर दिया, और एक बार हम क्या करेंगे फिर लैम्डा को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अपने पास आएगा माइनस टू लैम्डा एंड साथ में वन प्लस लैम्डा का क्यूब आ जाएगा इस तरह से, है ना, और साथ में ऊपर आएगा जस्ट सिंपली वन। ओके, तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर निकल के आएगा इस तरह से। ठीक है, एंड इक्वल टू क्या है, ये जीरो है, क्योंकि मैक्सिमाइज करने के लिए इस डेरिवेटिव को हमें इक्वल टू जीरो पुट करना होता है, तब भी मिनिमम मैक्सिमम बनता है, तो स्लोप जीरो हो जाता है ना, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, वही स्लोप देखा है इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ से हमें जस्ट लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना है और कुछ नहीं करना, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, देखो अपने पास यहाँ पर वन प्लस लैम्डा का स्क्वायर जो है ये इक्वल हो रहा होगा टू लैम्डा डिवाइड बाय वन प्लस लैम्डा के क्यूब के, इस तरह से। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है ये कैंसल आउट हो जाएगा, पावर गई, अपने पास आया वन प्लस लैम्डा इज इक्वल टू टू लैम्डा। तो अपने पास यहाँ से ये उधर जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो गैस इधर से कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला कि फोर्स एफ जो मैक्सिमम है वो लैम्डा इक्वल टू वन के लिए हो रही है, तब लैम्डा इक्वल टू वन है उस केस में हमारे पास जो फोर्स है वो मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है गैस वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि हमने तो जस्ट स्लोप को जीरो किया, मिनिमा भी तो हो सकता था, तो गैस सेकंड और डेरिवेटिव भी कंफर्म करा सकते हो, लेकिन तब एक वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आई और क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला गया था, तो वो मैक्सिमा के लिए ही निकल के आई होगी।
ठीक है, राइट। तो एंट्रेंस में ये फायदा हो जाता है कि हमें हर एक चीज करके नहीं देखनी पड़ती। तब तुम्हारे पास लैम्डा की यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आई है, और क्वेश्चन बोला गया था कि मैक्सिमा के लिए निकालना है, तो ये वो मैक्सिमा के लिए निकल के आएगा। कंफर्म करना है तुम कंफर्म भी कर सकते हो, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना तुम, ठीक है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना, और वहां पर क्या करना, लैम्डा को 1 पुट कर देना। तब इसको पुट करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव ही तुम्हें सजेस्ट करेगा कि अपने पास क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, इस चीज को तुम खुद से कंफर्म कराना, डेरिवेटिव करना तो आता है ना, बेसिक सी चीज है, राइट। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमा। पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। ओके, क्वेश्चन क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, पॉइंट चार्ज के ऊपर क्वेश्चन था। कोई डाउट है यहां तक, एनीवन? बढ़ सकते हैं फिर आगे। यस सर। तो अब भाई फिर बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो गैस देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, यहाँ पर CS नेट 2012 से क्वेश्चन है गैस हमारे पास ये। 3 चार्जेस आर लोकेटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब गैस देखो एक चीज समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले एक मैं तुम्हें एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, ताकि थोड़े कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन बाद में भी हो जाएगा। तो देखो अपने पास क्या सीन है, जैसे भी हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर लेट से, एक एग्जांपल करा रहा हूं सिंपल सा, लेट से अपने पास एक पॉइंट चार्ज यहां पर है, और एक पॉइंट चार्ज अपने पास यहां पर है इस तरह से। मान लो कि अपने पास यहां पर है 2 पॉइंट चार्ज है इस तरह से, है ना। और तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर तुम्हें फील्ड को फाइंड करना है। अगर इस पॉइंट के ऊपर तुम्हें क्या करना है, फील्ड को फाइंड करना है। लेट से ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, मान लो कि ये डिस्टेंस अपने पास यहाँ पर 2D है, और ये यहाँ पर डिस्टेंस मान लो कि D है। मैंने इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया है कि इन 2 पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस D है, और ये जो हाइट है ये अपने पास है यहाँ पर D, और ये बिल्कुल सेंटर से जा रहा है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास अभी फिलहाल के लिए, और अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या फाइंड करनी है, या तो ये कह लो कि यहाँ पर एक चार्ज रखा है, लेट से Q0 चार्ज तुमने यहाँ पर रख दिया है, और तुम्हें इसके ऊपर फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो फाइंड द फोर्स ऑन, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q0। तो Q0 के ऊपर तुम्हें फोर्स को फाइंड करना है, ये तुम्हारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह ले लेते हैं, कंसेप्ट ये जस्ट, है ना। तो वैसे देखो हमारे पास क्या होगा, ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। मैंने कहा था ना, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड होगा, डिपेंड करता है कि चार्जेस की पोलैरिटी कैसी है। तो अगर हमारे पास ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे ना, राइट। तो अपने पास यहाँ पर जो फोर्स ये वाला लगाएगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। एक यहाँ पर डॉटेड लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो एंगल कितना होगा, ये वाला, मेरे को यहाँ पर ये डिस्टेंस 2D दे रखा है, ये डिस्टेंस मेरे को D दे रखा है। तो क्या यहां पर ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी डी है, ये भी डी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एंगल 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री, ये दोनों एंगल अपने पास यहाँ पर सेम है, तो अपने पास ये एंगल भी 45 डिग्री, ये एंगल भी अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, 45 डिग्री का आएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों 45 डिग्री के हैं, ये वाला भी 45 का होगा, और देन ये वाला भी 45 का होगा, ये वाला भी 45 का होगा। तो ये एंगल्स जो हमारे पास यहाँ पर हैं, ये वाले, ये 45 डिग्री के हमारे पास क्या हो रहे होंगे, एंगल हो रहे होंगे। ओके, अब लेट्स से गाइस मैं सिर्फ बात करता हूं इस E1 की। लेट्स से ये E1 या F1 कह लो, ये F1 है गाइस। F1 क्या है, इस चार्ज की वजह से जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगी हुई है उसको मैं F1 कह रहा हूं। अब इस F1 के गाइस हमारे पास 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अगर मैं F1 फोर्स को देखूं, ये चार्ज Q0 था, जो F1 लगी हुई है वो इस डायरेक्शन में लगी हुई है। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, इस तरह से, है ना। अब गाइस देखो ये जो F1 है ना, F1 जो है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट होगा किसके साथ, जो यहां से फोर्स F2 आएगी उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। अभी जैसे तुमने जो डिफाइन किया है वो इस वाले चार्ज में से जो फोर्स आ रही थी यहाँ पर, ये तुमने यहाँ पर डिफाइन की थी F2, सॉरी F1, ये F1 तुमने यहाँ पर डिफाइन किया था। इसी तरह से यहाँ पर जो चार्ज होगा उसकी वजह से जाएगा इधर F2। अब F2 का और F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। क्यों होगा ऐसा, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम,
क्योंकि आफ्टर ऑल चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है। भाई चार्ज और डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है ना फोर्स। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चार्ज और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही अपने पास सेम है, तो F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। और कितना होगा? ये होगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? हाइपोटेन्यूज है, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारे पास है, लगाओ क्या है यहाँ पर? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कितना आएगा डिस्टेंस? डिस्टेंस आएगा √2d। क्या चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी क्या? फोर्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे हमारे पास यहाँ पर? इक्वल होंगे। ओके, आई होप की चीज यहाँ पर क्लियर होगी। तो अगर हमें यहाँ पर नेट फोर्स देखनी है अभी, तो गैस नेट फोर्स अपने पास यहाँ पर आएगी, कैसे आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर यहां पर बात करोगे, अगर ये एंगल तुम यहाँ पर 45 बोल रहे हो, ये एंगल तुम यहाँ पर 45 बोल रहे हो, तो अपने पास इधर आएगा F1 sin 45, यहां पर आएगा तुम्हारे पास F2 sin 45। तो ये दोनों ही कंपोनेंट, ये वाला और ये वाला, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वर्टिकल डायरेक्शन वाले क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एफ नेट आएगा तुम्हारे पास वो क्या आएगा? टू टाइम्स ऑफ, या तो ऐसे लिख लो F1 cos थीटा cos 45 प्लस में F2 cos 45। लेकिन क्योंकि दोनों की दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, F1 F2 इक्वल हैं, तो इसको डायरेक्टली तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ F1 cos 45। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारे पास रहेगा। तो अपने पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय 2d² आएगा, एंड साथ में cos 45 के लिए आएगा 1/√2। राइट, तो 2 से 2 यहां पर कटा, एंड अपने पास फोर्स आ जाएगी के क्यू क्यू नॉट एंड डिवाइड बाय √2d²। क्या चीज समझ में आई? तो ये अपने पास गैस यहां पर इस केस में क्या होगी? एफ नेट आ जाएगी। ध्यान रखोगे, हॉरिजॉन्टल यहां पर कैंसल आउट हुए हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल आउट। ठीक है, तो ये एक तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फोर्सेस के कंपोनेंट हमें किस तरह से लेने हैं नेट फोर्स निकालने के लिए। और इसी तरह से सेम वैसे तुम कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, क्योंकि आफ्टर ऑल पॉइंट चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जस्ट फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। ठीक है, तो जस्ट फोर्स को डिवाइड कर देते हैं चार्ज के साथ और तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, दैट्स इट। ठीक है, तो सेम तरीके से कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी रहेगी, जैसे भी हमने यहाँ पर फोर्स के लिए किया। नोट करो बार इसको, यहां तक ऐसा कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, और फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे जहां पर सेम कंसेप्ट भी यूज हो रहा होगा। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ूं फिर मैं? सिंपल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। ओके, आई होप की कंसेप्ट यहाँ पर रिकॉल हो रहे होंगे सभी को, अभी तक तो कुछ नया आया नहीं है। तो देखो गाइस, क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। सीएसनेट 2012 से क्वेश्चन गाइस हमारे पास यहाँ पर है। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? तीन चार्जेस हैं जो कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर लोकेटेड है। एक चार्ज क्यू ये रहा, एक चार्ज क्यू रहा है, एक स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर है। रेडियस आर हमें उसका दे रखा है। द टू चार्जेस कैपिटल क्यू सबस्टेंड एट एन एंगल 90 डिग्री। तो गाइस यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का हमें दे रखा है, राइट। द चार्ज क्यू सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज कैपिटल क्यू। तो गाइस जो क्यू है ये बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस रखा है, मतलब कहना ये चाह रहे हैं ये लोग कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। ठीक है, सिमेट्रिकली प्लेस करने का यहाँ पर क्या मतलब हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पर हमारे पास क्या है? सेम है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू? तो गैस हमसे यहां पर पूछा गया है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा सेंटर पॉइंट है ना, तो सेंटर पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू क्या है, ये हमसे यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। तीन चार्जेस हैं, है ना, तीनों चार्जेस की वजह से यहां पर अपने क्या करो? फील्ड फाइंड कर लो। तीनों चार्जेस की वजह से क्या कर लो? यहां पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने फाइंड की, उसका सम इक्वल टू 0 करना है, दैट्स इट।
ठीक है, तो आओ फिर करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, जो एफ नेट है वो मैं 0 दे रखी है, कहां पर, सेंटर पॉइंट के ऊपर। तो हमें यहाँ पर तीनों चार्जेस की वजह से ऐड करवाना पड़ेगा, तीनों चार्जेस की वजह से क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। वेक्टरली ऐड करना, ध्यान रखना वेक्टरली ऐड करना है, ठीक है। गलती से भी हॉरिजॉन्टली मतलब स्केलर की टर्म में ऐड मत कर देना, फिर आंसर्स गलत आएंगे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो देखो, अगर गैस हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता हूं मैं। तीन चार्जेस बोले गए हैं, एक ये है कैपिटल क्यू चार्ज है, एक अपने पास यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज है। इनकी वजह से जो एंगल यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का बोला गया, ठीक है। तो पहले इन्हीं दो वजह की वजह से मैं फोर्स को फाइंड करता हूँ, मतलब फील्ड को फाइंड करता हूँ। तो देखो फील्ड क्या होगी, इसकी वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, इसकी वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, है कि नहीं। दोनों की वजह से क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आएगा। बहुत अच्छे। अब ये एंगल 90 डिग्री का था इनके बीच में, और हमें दिखाई भी दिया था कि सिमेट्रिक है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला एंगल भी 45 बनेगा, ये वाला एंगल भी 45 बनेगा। एग्री। तो अपने पास जो नेट फोर्स आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, एफ नेट इधर ऐसे, है ना। तो अपने पास जो एफ नेट होगी यहाँ पर इन दो की वजह से, गाइस मैं इन दो चार्जेस की से बात कर रहा हूं, तो इसको एक काम करते हैं, इसको F12 कह लेता हूं मैं। ये चार्ज 1 हो गया, ये चार्ज 2 हो गया, तो इन दो चार्जेस से जो नेट फोर्स आ रही है उसको मैं F12 कह रहा हूं। तो F12 अपने पास क्या होगा, F12 विल बी इक्वल टू, इनके जस्ट वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स को ऐड करना होगा, तो अपने पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या है, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है इस डायरेक्शन में, उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट लेना है, तो साथ में आएगा cos 45। और यहां पर 2 क्यों लगाया, क्योंकि एक कॉम्पोनेंट इससे आएगा और एक कॉम्पोनेंट इससे आएगा, ठीक है। तो दो कॉम्पोनेंट होंगे तो ट्वाइस कर दिया, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था सेम, 2f1 cos 45। तो इसी तरह से यहां पर वही है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज और साथ में cos 45, ठीक है। तो ये अपने पास यहां पर बनेगा कुछ इस तरह से, cos 45 के लिए पुट करेंगे तो बनेगा √2 के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस तरह से। तो ये आगे गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E12। वैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड करना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह डाल रहे हैं, फोर्स के लिए जस्ट यहाँ पर एक चार्ज और आ जाता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं तो जस्ट एक क्यू रहेगा। तो ये आगे तुम्हारे पास इन दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम्हारे पास एक तीसरा चार्ज और पुट किया गया था, तीसरा कहां पे किया गया था, नीचे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है r, और ये पूरा का पूरा वर्टिकली अप है, पूरा का पूरा क्या वर्टिकली अप है। तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो वर्टिकली अप आएगी, और इन दो की वजह से जो आ रही है वो वर्टिकली डाउन आ रही है, तो उन दोनों का कैंसल आउट होना जरूरी है ना। तो अपने पास जो एफ नेट रहेगा, मतलब जो ई नेट रहेगा, ई नेट विल बी इक्वल टू E12, एंड देन प्लस में अपने पास क्या आएगा, देन जो हमारा थर्ड चार्ज है, यानी कि जो स्मॉल क्यू की वजह से है, राइट। तो इनको वेक्टरली जस्ट क्या करना होगा, हमें 0 पुट करना होगा, राइट। क्वेश्चन में बोला गया ना कि सेंटर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ई नेट को जस्ट 0 कर रहे हैं, तो अपने पास यहाँ पर वैल्यू आएगी √2 के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा इस तरह से। डायरेक्शन इसकी क्या है, डाउनवर्ड, तो इसको मैंने लिख दिया लेट से माइनस जे कैप, डाउनवर्ड थी तो माइनस जे कैप लिख दिया। फिर प्लस में अपने पास ई क्यू है जो स्मॉल क्यू चार्ज है, तो उसकी वजह से आएगा, वैसे यहाँ पर जो चार्ज है कैपिटल क्यू था ये वाला, यहाँ पर स्मॉल क्यू की वजह से लिखेंगे तो के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर आएगा इस तरह से, और ये वर्टिकली अप था तो यहाँ पर इसको प्लस जे कैप लिख दूंगा डायरेक्शन के लिए, इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें निकालनी थी कैपिटल क्यू की वैल्यू। तो कैपिटल क्यू कैन बी रिटन एज के से के कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, अपने पास यहाँ पर बचेगा कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय √2, राइट, है ना। तो ये गैस हमारे पास यहाँ पर निकल करके आएगा इस तरह से ऐसे। तो ये अपने पास गैस यहाँ पर रिजल्ट निकल के आएगा इसका। तो हमारे पास यहाँ पर जो कैपिटल क्यू की वैल्यू जो है वो आएगी स्मॉल क्यू डिवाइड बाय √2। तो इसके अकॉर्डिंग जस्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, देखा जाए क्लास 12th लेवल क्वेश्चन है, देखा जाए क्लास 12th लेवल क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल है तो पॉइंट चार्जेस ना, तो क्लास 12th में पढ़ लेते हैं पॉइंट चार्जेस, बीएससी में आके हम कॉन्टिन्यूस चार्जेस पढ़ते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन भी पॉइंट चार्जेस का है, तो क्लास 12th का तुम कह सकते हो क्वेश्चन, ओके। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन जेई के अंदर भी आए हुए हैं वैसे पहले, सिमिलर क्वेश्चन, ओके। तो ये क्लास 12th लेवल ही क्वेश्चन है। तो एक आधी बार नेट गेट में भी आते हैं क्लास 12th लेवल क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, राइट।
और अब ये मत कहना कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन इसलिए आ गया होगा, अभी भी आते हैं। ठीक है, हालांकि अभी पिछले कुछ सालों में तुम्हारा नेट का थोड़ा सा लेवल बढ़ा है कंपैरेटिवली, लेकिन अभी भी तुम्हें 11th 12th लेवल के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक दो मिल जाएगा देखने के लिए, जैसे ये वाला है। ओके, अब बात करते हैं गाइस, कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में से? क्वेश्चन क्लियर? बढ़ू मैं आगे? यस सर। तो आ जाओ भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन हो रहा है गाइस, फटाफट से इस क्वेश्चन को करो, करो मेहनत थोड़ी सी। पिछली बार सर्कल था, इस बार ट्रायंगल है, थोड़ी सी मेहनत करो और निकालो। सर पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है सर। क्या मिसिंग है? ट्रायंगल के बाद का सर। इसके बाद का नहीं दिख रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब क्या अड़ा हुआ है उसके आगे? अगर कुछ उसके सामने आ रखा है तो उसको तुम हिला सकते हो, प्लीज उसको ऊपर से उठा के नीचे प्लेस कर लो। हो गया? हाँ सर। उसको नीचे राइट कॉर्नर में ले जाओ, बिल्कुल वहां तक नहीं करेगा तुम्हें वो, इस कॉर्नर में प्लेस कर दो उसको। अब तो वो हाइड भी हो जाता है सर। साइड भी हो जाता है, कोई नहीं, सीख जाएगा, नया नया आएगा। हल्की सी मैथमेटिक्स लगी हुई क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आफ्टर ऑल ट्रायंगल की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जो क्लास या 9th या फिर 10th में पढ़ते हैं हम स्कूल में, सेंट्रोइड वाली। ठीक है, कि किस रेशियो में वो डिवाइड करता है, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए। ठीक है, हुआ किसी से? Sir, b 1 by under root of 3. सॉरी। Answer b 1 by under root of 3. ओके, बाकी लोग भी करो जल्दी जल्दी से। तो आओ गाइस, फिर करते हैं क्वेश्चन को करना शुरू। जिनको लग रहा है कि हो जाएगा कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, और जो बिल्कुल क्लूलेस बैठे हैं वो देख लो कि कैसे करना है। तो देखो अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 चार्जेस है।
जो कि कॉर्नर के ऊपर प्लेस है इस तरह से, है ना। अब बोला गया कि सेंटर के ऊपर जो सेंट्रोइड हमारे पास इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड अपने पास कैसा होता है, तो बीच में से हम डालते हैं ना एक्सिस, सिमेट्रिक एक्सिस डालते हैं बीच में से, तो जो इंटरसेक्शन यहाँ पर मिलता है ये हमारे पास सेंट्रोइड होता है। और सेंट्रोइड की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जो ये कट करता है इस पूरी लाइन को, ये 2:1 में करता है, ऊपर वाला डबल पार्ट होगा, ये सिंगल पार्ट होगा, ठीक है। तो 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या बोला गया कि सेंट्रोइड पॉइंट के ऊपर हमने चार्ज को पुट किया है -q चार्ज, तो इस पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पर पुट किया है -q चार्ज को इस तरह से। If the force on each of the charge q vanishes, then the capital Q divided by small q is। तो यहां पर बोला गया है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन हर एक स्मॉल q के ऊपर वो क्या हो गई है, वैनिश हो गई है। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि इस स्मॉल q के ऊपर हमारे पास 0 फोर्स हो गई है, राइट। तो हमें फाइंड करना है कि कैपिटल Q बाय स्मॉल q की रेशियो क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो आप फिर देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा होगा। तो पहले बात करते हैं इन दो q चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लगी उसके बारे में, ठीक है। तो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 60 डिग्री का बनेगा, तो इधर भी अपने पास ये एंगल 60 आएगा इस तरह से। तो अगर तुम यहाँ पर फोर्स को देखोगे ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी, तो ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर ये वाला एंगल बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पर कितने का बनेगा, 30 डिग्री का एंगल अपने पास यहाँ पर बन के आएगा इधर, यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री का अपने पास यहाँ पर, यह काम करता हूँ नेक्स्ट साइड के ऊपर थोड़ी बड़ी फिगर बना देता हूँ। तो अपने पास यहाँ पर जो एंगल है ये वाला 60 डिग्री था इस तरह से, राइट, 60 डिग्री था। तो अपने पास यहाँ पर ये 60 होगा, तो ये 60 होगा, तो अपने पास यहाँ पर जो ये वाला बचेगा ये बचेगा 30 डिग्री, है ना। तो ये बनेगा अपने पास यहाँ पर 30 डिग्री एंगल। यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी स्मॉल क्यू चार्ज है, यहाँ पर अपने पास स्मॉल क्यू चार्ज है, और यहाँ पर जो इसका सेंट्रोइड पॉइंट था, जिसका क्या था सेंट्रोइड पॉइंट था, यहाँ पर हमने पुट किया क्या -q चार्ज। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इन दो स्मॉल क्यू चार्जेस की वजह से इस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं, ठीक है। तो वो देखो अपने पास यहाँ पर कितनी होगी, लेट्स से ये चार्ज में 1 कह देता हूं, ये चार्ज में यहाँ पर 2 कह देता हूं। अब इन दोनों का रिजल्ट जो होगा उसको मैं F12 बोल रहा हूं, ठीक है। F12 क्या है, नेट फोर्स ऑन, इसको चार्ज 3 बोल देते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज 3, नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 1 and 2, ड्यू टू चार्ज 1 and 2। तो 1 and 2 की वजह से जो 3 के ऊपर चार फोर्स लगी हुई है उसको मैं F12 डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो F12 की वैल्यू कितनी होगी अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो वो होगी 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, ये साइड कितनी है, क्वेश्चन में साइड के बारे में कुछ बोला है क्या, जस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, ठीक है। तो अपनी तरफ से साइड मान लो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यानी कि उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो अपनी तरफ से इस साइड को ए मान लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि अगर साइड ए है तो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का कितना हुआ, ए हुआ, तो इसको मैंने ए स्क्वायर डाल दिया, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ये क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में। अब उसका कॉम्पोनेंट लेना था तो cos 30 आएगा साथ में इस तरह से, तो अपने पास बनेगा 2k स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, साथ में cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कटा, अपने पास F12 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी √3, साथ में के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, इस तरह से ऐसे, राइट। तो ये अपने पास यहां पर आएगी चार्ज 1 और चार्ज 2 की वजह से फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज। अब इसी तरह से हमारे पास जो है फोर्थ चार्ज है जो सेंटर में हमने प्लेस किया है, ये जो फोर्थ चार्ज है जो हमने सेंटर में प्लेस किया था, यहां से यहां तक की हमें फोर्स निकालनी है। तो उसके लिए पहले लगेगा ये डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना है ना, पहले डिस्टेंस लगेगा उसके लिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक का डिस्टेंस निकालते हैं, यहां से ये पूरी लेंथ, इस पॉइंट को कुछ नाम दे लो, कुछ का इस नाम दे लेते हैं इनका, ठीक है, नामकरण करना जरूरी हो जाता है ताकि कंफ्यूजन कम से कम रहे। ये पॉइंट ए कह दिया, ये पॉइंट बी कह दिया मैंने, ठीक है, और ये नीचे वाला पॉइंट सी कह दिया मैंने, राइट, और इस बीच वाले पॉइंट को मैंने पॉइंट ओ कह दिया, ठीक है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर लेबलिंग की है ए बी सी और ओ, ठीक है। तो अगर तुम ट्रायंगल एबीसी देखो, ट्रायंगल एबीसी देखो, यहां पर तुम्हें निकालना है पहले बीसी को, ठीक है। तो बीसी तुम्हारे पास क्या होगा यहाँ पर, इन ट्रायंगल एबीसी,
इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां पर जो बी सी आएगा इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज है तो ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर। बेसिकली गाइस यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है और कुछ नहीं, जस्ट क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। तो ये आएगा ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास यहाँ पर बी सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो इनकी, ए बी की वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू कितनी है, ए बाई टू, इसका अंडर रूट डालेंगे तो अपने पास बनेगा यहाँ पर अंडर रूट 3a/2। ठीक है, अब तुम्हें चाहिए एओ, क्योंकि आफ्टर ऑल एओ इज द सॉरी हमें चाहिए बीओ, क्योंकि बीओ हमारे पास क्या डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, राइट। तो बीओ में चाहिए, तो बीओ कितना होगा, बीओ विल बी इक्वल टू 2/3, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है, ऊपर वाला पार्ट 2 होगा, नीचे वाला पार्ट 1 होगा, तो 2:1 में ये डिवाइड होगा। और ये चीज हमने क्लास 9th में पढ़ी होती है, 9th या फिर 10th में, ठीक है, स्कूल के अंदर। ठीक है, ये ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, वो 2:1 में डिवाइड करता है, राइट। तो अपने पास यहाँ पर 2/3 टाइम्स आएगा किसका, बीसी का। बीसी की वैल्यू तुमने निकाली ली ऑलरेडी, तो 2/3 करोगे ऑफ अंडर रूट 3a/2 का, तो 2 से 2 कटेगा और ये आएगा a/√3। क्या आएगा, a/√3 अपने पास यहाँ पर बीओ निकल करके आ जाएगा इस तरह से कुछ। ओके, तो ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ पर बीओ, जो कि तुम्हारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, तो अभी यहाँ पर फोर्स देख लेते हैं, तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसको डिफाइन करता हूँ तुम्हारे लिए F4। F4 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 3, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 4। तो चार्ज 3 की वजह से सॉरी चार्ज 4 की वजह से 3 के ऊपर जो फोर्स है उसको मैंने डिफाइन किया F4। ओके, तो F4 की वैल्यू कितनी होगी, अगर F4 की तुम वैल्यू डिफाइन करो, इट विल बी इक्वल टू K स्मॉल q माइनस q डिवाइड बाय अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, a/√3, तो यहाँ पर आएगा a/√3, इसका स्क्वायर आएगा इस तरह से, और जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है ही, उसी की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर आएगा इस तरह से। ओके, तो वैसे यहाँ पर जो है फोर्स है ये पूरी की पूरी कहां पर है, नीचे की तरफ है, तो इसको तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि माइनस जे कैप हो जाएगा नीचे की तरफ, और जो तुम्हारे पास पहले वाली फोर्स थी F12 ये तुम्हारे पास ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, तो F12 विल बी अपवर्ड, तो यहाँ पर तुम प्लस जे कैप लगा सकते हो, इसके साथ तुम प्लस जे कैप लगा सकते हो, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, माइनस जे कैप आएगा। आई होप कि इस चीज की यहाँ पर सभी को क्लियरिटी आ रही हो कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर क्या बनेगी, ये बनेगी 3KQ डिवाइड बाय a स्क्वायर। ठीक है, और साथ में Q माइनस जे कैप है। अब तुम्हारे पास जो है नेट फोर्स तुम्हारे पास 0 है उस चार्ज के ऊपर, स्मॉल q चार्ज के ऊपर, राइट। तो F नेट जो है तुम्हारे पास उसको तुम डिफाइन करोगे, F नेट इज इक्वल टू F12 प्लस में F4 वेक्टर, और ये इक्वल टू 0 है। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा, पीछे था √3KQ स्क्वायर, √3KQ स्क्वायर एंड डिवाइड बाई ए स्क्वायर था, और वहां पर था प्लस जे कैप, और यहां पर अपने पास है 3KQ कैपिटल Q ए स्क्वायर साथ में माइनस जे कैप। तो अभी यहां पर इसको इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या करना है तुम्हें, न्यूमरेटर में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कैपिटल Q, तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q निकालना है तुम्हें। तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q की वैल्यू देख लो यहां से कितनी निकल के आएगी इस इक्वेशन से। ओके, 1/, तो अपने पास आ रहा है √3 डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहा है √3 डिवाइड बाय 3, जिसको तुम लिख सकते हो 1/√3। तो 1/√3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से गाइस हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। ठीक है, अब तुम्हें देखो गाइस मैंने यहाँ पर वही बात है कि मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन तब क्वेश्चन करने जाते हैं ना जैसे एग्जाम में तो हम करते हैं, तो काफी बार तो ये होता है कि हमें ये रिजल्ट पता होता है कि ओबी की वैल्यू क्या है। ठीक है, और फिर हम इस स्टेप के बाद अगर तुम्हें ये चीज पता है तो फिर तुम सीधा ये इक्वेशन लिखते हो। ठीक है, तो ये ऊपर वाले स्टेप तो जस्ट तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, एक बार तुम दिमाग में ये रिकॉल करोगे और इसके बाद सीधा ये लिखोगे, तो ये एक लाइनर आंसर है। ये तुमने स्टेप मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया, 2 स्लाइड के ऊपर आ गया, लेकिन एग्जाम के अंदर जो तुम्हारा नोट पैड में जाएगा, एक तो ये डिस्टेंस लिखा जाएगा, उसके बाद सीधा ये इक्वेशन लिखी जाएगी। ठीक है, राइट, तो ये चीज है।
नोट करो यहाँ तक, कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो। इस स्टेप तक, मतलब इस क्वेश्चन तक किसी कोई डाउट है? एनीवन? क्या सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं? Yes, sir. बढ़ू फिर मैं आगे अभी, अगर यहाँ तक क्लियर है तो वो नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आओ गैस फिर मूव करते हैं अभी नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट है गैस हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अब गैस देखो न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। तो एग्जाम में तुम्हें एक सिस्टम दे रखा होगा, ठीक है, और उस सिस्टम के अंदर तुमसे पूछ सके होंगे कि कितने न्यूट्रल पॉइंट तुम्हारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या पूछ सका होगा? कितने न्यूट्रल पॉइंट तुम्हारे उस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से तुम्हारे पास क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर बन सकता है। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि लेट से एक चार्ज यहाँ पर है क्यू चार्ज, और एक चार्ज अपने पास है यहाँ पर क्या, क्यू चार्ज इधर, ठीक है, या चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर लेते हैं, लेट से 2Q। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर कि इस सिस्टम के अंदर अपने पास यहाँ पर कितने न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे? न्यूट्रल पॉइंट्स क्या है? ऐसे पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। ठीक है, राइट। ओरिजिन अपने पास मैं मान लेता हूं कि इधर अपने पास ओरिजिन, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि न्यूट्रल पॉइंट कितने होंगे और कहां पर वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास कितने होंगे और कहां पर हमारा वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, जस्ट हमारा इतना सा काम है। ठीक है, राइट। तो अपने पास अगर यहां पर तुम देखो तो दो चार्ज हैं, क्यू है, एक 2Q है। ओरिजिन बिल्कुल उनके सेंटर में हमारे पास है ना। ओरिजिन क्या है हमारे पास? बिल्कुल उनके सेंटर में। तो गाइस देखो, न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करने के लिए ये करना होता है कि वहां पर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना। तो अपने पास लेट से मैं कह देता हूं, एक बार के लिए मान लेता हूं कि लेट से इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या कर रहा है? न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, राइट। और मैं अपना जो डिस्टेंस है मैं ओरिजिन से अपना डिफाइन करूंगा हर जगह का, राइट। सबसे पहले तो एक काम कर लो कि ये डिस्टेंस 2D कह लो। ठीक है, मतलब बेसिकली ये पॉइंट अपने पास D0 है, ये पॉइंट अपने पास -D0 है, इस तरह से। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लो अपनी तरफ से कि तुम्हारे पास ये x है। मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर x पॉइंट डिफाइन किया है, राइट, x डिस्टेंस के ऊपर, कि यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट क्या कर रहा होगा? एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, तो ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर फिलहाल के लिए माना है। तो अगर अब तुम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो वो क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं गाइस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तुम इसकी वजह से देखो, पहले इस वाले चार्ज की वजह से, तो अपने पास से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फील्ड दे रहा होगा। तो अपने पास आएगा कितना? के 2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना होगा? D + x का स्क्वायर। डायरेक्शन आएगी -i प्लस में। अब दूसरे वाला पॉइंट चार्ज है वो वाला, तो अपने पास का KQ डिवाइड बाय अपने पास आएगा कितना? D - x का स्क्वायर, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर ये वाला, ये D - x होगा, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये D + x होगा, राइट। ठीक है, तो अपने पास यहां पर आएगा और इसकी जो डायरेक्शन आएगी +i। ओके, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? x की वैल्यू को फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, है ना। तो अपने पास यहां पर बनेगा कितना? 2 डिवाइड बाय D + x का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 डिवाइड बाय D - x का स्क्वायर। बाकी सारी चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ ये बचेगा, है ना। तो अपने पास यहां पर आएगा कितना? 2D² + x² माइनस में 2xt, एंड ये इक्वल आएगा तुम्हारे पास किसके? D² + x² प्लस में 2xt। ठीक है, तो अपने पास बचा यहाँ पर D² + x²
साथ में अपने पास -4xt है और वो इधर आएगा तो -6xt हो जाएगा, इस तरह से इक्वल टू 0। क्या यही क्वेश्चन बन जाएगी? राइट, तो यही क्वेश्चन आएगी। तो ये गाइस अपने पास यहाँ पर इक्वेशन आएगी इसको सिंप्लीफाई करने पे, है ना। अब यहाँ से जस्ट तुम्हें एक्स वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे सामने क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? d² + x² माइनस में 6xt इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां से जस्ट हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x विल बी इक्वल टू यहां से b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू -60, तो अपने पास आएगा +60 प्लस माइनस b² जो कि बनेगा 36t², फिर माइनस में अपने पास 4ac आता है तो अपने पास बनेगा 4ac के नाम पे 4d² एंड डिवाइड में अपने पास आएगा 2, ठीक है। तो अपने पास बना 6d प्लस माइनस 32d² एंड डिवाइड बाई 2, तो अपने पास 6d प्लस माइनस 32 कितना होता है अंडर रूट में? 16 इंटू 2 है ना, तो 4√2 आ गया। ये 3d तो गलत आ रहा है, 60 तो, एक मिनट गैस कुछ गलत हुआ है क्या? हुआ तो सही है सब कुछ, हुआ तो सब कुछ सही है। तो यहाँ पर 3d प्लस माइनस कैसे आ गए? जस्ट एक मिनट गैस, अपने पास यहाँ पर चार्ज 2q था, ये राइट, ये q था, लाए तो यहीं पे करना चाहिए था। तो ये जो वैल्यू है d से छोटी आनी चाहिए थी, d से 3d कैसे आ गई यहाँ पर? बस कहीं तो हमने मैथमेटिकली मिस्टेक की है। जस्ट मैं दोबारा से बार चेक कर लेता हूँ सारी मैथमेटिक्स को। भैया हम्म यहाँ पे d-x का होल स्क्वायर है, तो ये इधर जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लग सकता है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन तब यूज करते हैं तब x हमारे पास डी के सामने काफी ज्यादा छोटा होता। यहाँ पर कोई फायदा नहीं है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने का। कुछ तो सही लग रहा है। अपने पास यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है ना, तो पहली बात तो वैल्यू तो एक आनी चाहिए थी, दो तो आनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। इसमें से कई बार देखना क्या एक वैल्यू जो आ रही है क्या वो अपने पास उसी बीच में लाई कर रही है। अपने पास यहाँ पर अभी देखा जाए तो 3d प्लस माइनस में क्या आ रहा है? 2√2 आ रहा है। 2√2 कितना होता है? 1.7 1.4 इंटू 2 यानी कि 2.8, तो 2.8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये अपने पास ये वाला आंसर होगा, नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला नहीं होगा यहाँ पर आंसर, पॉजिटिव वाला यहाँ पर आंसर नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। जो बीच में प्लस साइन वाला है ना वो तुम्हारे इसका आंसर नहीं। देखो इक्वेशन कहीं से भी गलत नहीं है, तो हमने डिफाइन किया हर चीज सही है। बस तुम ये कि इसको एक तरीके से और एलिमिनेट कर सकते हो करना चाहो तो, और वो यहाँ पर है कि इस स्टेप पे तुम डायरेक्टली दोनों तरफ एक बार अंडर रूट ले लो, ठीक है। भैया यस, उधर -d और 0 था, तो और सिर्फ d-x किए तो -d। अरे भाई मैंने डिस्टेंस लिया ना अभिजीत, ये अच्छा मैंने हाँ। डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस तो d-x ही है ना ये, राइट। तो मैंने सिर्फ वो डिस्टेंस लिया है। तो वैसे हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक तो यहां से मैंने कह दिया कि पॉजिटिव वाला गैस देखो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो हम यहाँ पर इस रीजन में जो मैंने डिफाइन किया ना, यहाँ पर x की जो वैल्यू d से छोटी ही पॉसिबल है, तो d से बड़ी वैल्यू तो x की यहाँ से आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है x को वो 0 और d के बीच में किया हुआ ना, तो x की वैल्यू d से तो बड़ी पॉसिबल थी नहीं। तो यहाँ पे जो d से छोटी वैल्यू आ रही है ना सिर्फ उसको कंसिडर करोगे, ठीक है। एक वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर आ रही है 3d माइनस में 2√2, मतलब एक काम करो d को कॉमन ले लो, तो 3 - 2√2d आ रहा है,
ये तुम्हारी 0 और d के बीच में लाई करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा तुम्हारे पास यहाँ पर आ रहा है 3 + 2√2d, ये वाला तुम्हारे पास d से बड़ा आ रहा है, तो इसको तुम यहाँ पर क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, क्योंकि अपने पास जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर चीजें डिफाइन की थी, वहां पर जो x था वो 0 d के बीच में लाया कर रहा था, तो 0 से d के बीच में उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी। तो ये वाली वैल्यू है जो 0 से d के बीच में तुम्हारी लाया कर रही है, तो ये इसका आंसर होगा। या फिर तुम इसको एक तरीके से और सोल्व कर सकते हो, जो ये वाली इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर रहा हूं, डायरेक्टली इसका अंडर ले लो। इस इक्वेशन का क्या कर लो, डायरेक्टली अंडर ले लो यहीं पे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर यही काम करके दिखाता हूँ तुम्हें। इस इक्वेशन को पिक करता हूँ और इसका अंडर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ी जगह ले गए। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली अंडर ले रहा हूँ, तो अंडर करने पे क्या आएगा, √2 आ गया, साथ में अपने पास आया d + x इक्वल टू क्या आया, 1/d - x आया, राइट। अब जस्ट अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √2d माइनस में √2x इज इक्वल टू d + x आएगा यहाँ पर इस तरह से। अब x वाले टर्म को एक साथ ले जाओ, तो अपने पास आएगा √2 - 1 × d इस तरह से, इज इक्वल टू आएगा कितना यहाँ पर 1 + √2 एंड साथ में आएगा x यहाँ पर इस तरह से, तो x विल बी इक्वल टू, कुछ अलग ही आया ये तो, अलग अलग क्यों आ रहा है, √2 - 1 डिवाइड बाई 1 + √2 है, और यहाँ पर कितना था। एक काम करना कैसे, पर इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना, क्या पता इवेल्युएट करने के बाद सेम हो जाए। सर सॉरी, सिर्फ प्लस माइनस नहीं होगा? मैंने प्लस माइनस का यहाँ पर ये बोला क्योंकि तब जो तुम प्लस वाली वैल्यू ले रहे हो, वहां पर जो तुम्हारे पास x है वो d से बाहर आ जा रहा है, मतलब कि जो तुमने x को डिफाइन किया था यहाँ 0 d के बीच में प्लेस किया था ना इसको, यस और नो, लेकिन प्लस वाला लेने से वो यहाँ पर आ रहा है, तो इस रीजन में तो इस डिफाइन ही नहीं है। क्या चीज समझ पा रहे हो मैं तुम्हें क्या कहना Yes, चाह sir. रहा हूँ, राइट। Yes, sir. तो इस वजह से, ठीक है, तो अपने पास ये प्लस वाले को तुम्हें इग्नोर करना है, सिर्फ ये वाला आंसर होगा। एक काम करना, कैलकुलेटर से एक बार ये वाली वैल्यू फाइंड करो और एक बार ये वाली वैल्यू फाइंड करो, देखना सेम आ रही है क्या, क्योंकि एक्सप्रेशन दिखने में तो अलग है, लेकिन क्या पता इनकी जो वैल्यू है सोल्व करने पे वो सेम आ रही हो। तो यहाँ पर √2 - 1 है, √2 - 1 है, एंड डिवाइड बाय क्या है तुम्हारे पास 1 + √2 है, तो 1 + √2, तो अपने पास आ रहा है 0.17, ये क्या आ रहा है यहाँ पर 0.17 आ रहा है, 0.171d। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है। अब एक बार जरा इसको भी निकाल के देखते हैं कि यहाँ पर कितना था ये। तो यहाँ पर हमें करना है कितना, 3 - में 2√2, 3 - में 2√2, तो ये भी सेम ही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है गाइस, कहीं पर कोई फर्क नहीं है। तो दिखने में एक्सप्रेशन अलग है, लेकिन वैसे बिल्कुल उनकी वैल्यू जो है वो सेम है। तो जैसे तुम यहाँ से निकाल लो या फिर डायरेक्टली इस स्टेप के अंदर अंडर करके निकाल लो, आंसर सेम आ रहा है, बस दिखने में एक्सप्रेशन अलग है, वो एक अलग बात है। ठीक है, राइट, लेकिन जो वैल्यू है डेसिमल में चेंज करने के बाद वो सेम आ रही है। ओके, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को, क्या चीजें क्लियर है, ऑल गुड। ठीक है, अब एक चीज और समझना, अब तुम कहोगे कि मैंने यहाँ पर x इसी जगह पे क्यों डिफाइन किया, मैंने यहाँ पर क्यों नहीं डिफाइन किया, मैंने यहाँ पर क्यों नहीं डिफाइन किया। तो कैसे कोई एक लॉजिक था इसके पीछे कि मैंने उसको इसी पॉइंट के ऊपर प्लेस किया, उसका एक लॉजिक था। यहाँ पर स्मॉल q चार्ज है, यहाँ पर 2q चार्ज है, तो यहाँ वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ वाले चार्ज का क्या है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, राइट। तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर भी हमारे पास क्या हो सकती है, फील्ड ज्यादा हो सकती है इस चार्ज के कंपैरिजन में। तो अपने पास जो 0 वाला पॉइंट है, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही होगी, वो सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होगी, तो इसी वजह से मैंने पॉइंट को यहां पर कंसिडर किया। अगर मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, तो यहाँ पर स्मॉल q चार्ज से फील्ड कम होगी, 2q की वजह से ज्यादा होगी। तो इस रीजन में, इस वाले रीजन में हमारे पास कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। न्यूट्रल पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पर 0 से d के बीच में, 0 से -d के बीच में, क्योंकि आफ्टर ऑल q की वजह से फील्ड कम है, 2q की वजह से फील्ड ज्यादा होगी, तो अपने पास क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर भी इसके इक्वल फील्ड क्रिएट कर सकता है। तो न्यूट्रल पॉइंट अपने पास इधर इस रीजन में लाई करेगा, इस वाले रीजन में, और ऐसे ही इसके आगे लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्जेस की वजह से इसी डायरेक्शन में फील्ड है, क्योंकि ये वाला q ये भी इस डायरेक्शन फील्ड लगाएगा, ये वाला 2q ये भी इस डायरेक्शन फील्ड लगाएगा, तो उस रीजन में न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही 2q चार्ज के राइट साइड में भी अपने पास कोई न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 2q वाला जो चार्ज है वो भी इसी डायरेक्शन फील्ड लगाएगा, और जो स्मॉल q वाला चार्ज है ये भी इसी डायरेक्शन में फील्ड लगाएगा। तो अपने पास दोनों की फील्ड क्या होंगी, ऐड होंगी। सिर्फ एक ये रीजन था जहां पर अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कैंसल आउट हो सकती थी,
तो यानी कि न्यूट्रल पॉइंट हमें इसी रीजन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्या ये चीज यहां पर सभी को समझ में आई? क्या इस चीज के अंदर किसी को कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन क्लियर है? अभी गैस इसी कंसेप्ट से रिलेटेड टीएफआर 2010 में क्वेश्चन था, इन द लेबोरेटरी 4 point charges plus q minus q plus q minus q are placed at four ends of the horizontal square of side A as shown in the figure below. The number of neutral points. इस सिस्टम के अंदर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स बताने कितने होंगे। ठीक है, बेसिकली कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ये हमसे यहां पर पूछा गया है। ठीक है, ये हमसे यहां पर पूछा गया है। ओके, तो सिस्टम को हमें देखना है, एनालाइज करना है और बताना है कि हमारे पास कितने न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे। ऑप्शन ए इन्फिनिटी है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 1 है, ऑप्शन डी 0 है। इसका कोई आंसर बोलेगा नहीं, सब लोग सोचो और चैट बॉक्स में आंसर करना, क्योंकि अगेन ये तुम्हारा आईटी जेम लेवल क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्योंकि ये भी तुम्हारा इंटीग्रेटेड पीएचडी का क्वेश्चन है, पीएचडी वाला का क्वेश्चन नहीं है, इंटीग्रेटेड पीएचडी का क्वेश्चन है। मतलब तो सेक्शन ए में क्वेश्चन आया था, सेक्शन ए दोनों में अटेम्प्ट करना होता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी और पीएचडी में भी। गैस टीएफआर का जो पेपर होता है उसमें सेक्शन ए कॉमन होता है। ठीक है, सेक्शन ए जो होता है वो कॉमन होता है, सेक्शन बी तुम्हारे पास जो होता है वो इंटीग्रेटेड पीएचडी का होता है, सेक्शन सी जो होता है वो पीएचडी वालों का होता है। ठीक है, लेकिन एक कॉमन सेक्शन होता है, तो ये कॉमन सेक्शन वाला क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में आंसर करना, कोई बोलना मत, करो ट्राई। अभी तक तीन लोगों ने आंसर कर दिया है, बाकी लोग एक का ही ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट गाइस किसी भी मतलब स्पेस के किसी पॉइंट पे हो सकते हैं। ठीक है, 3D स्पेस है तो हर एक पॉइंट के बारे में सोचना। पिछले वाला जो क्वेश्चन था वहां पर एक लाइन के ऊपर ही पॉसिबल था न्यूट्रल पॉइंट होना, राइट। यहाँ पर पूरा का पूरा 3D स्पेस तुम्हारे सामने है। ओके, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर सोच के आंसर करना। अगर कोई आंसर चेंज करना चाहे तो कर सकते हो, अगर किसी ने पहले सिर्फ लाइन के अबाउट सोचा है तो। आरएस तुम्हारी जैम में रैंक कितनी थी? लिख देना। 509। फिर भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो। मेरा 8000। सॉरी सर, वो ए होगा, हमको लग रहा है हम लाइन के हिसाब से किए थे। देखो गाइस अपने पास यहाँ पर क्या सीन है, 4.4 थे, 2 प्लस क्यू है, 2 माइनस क्यू है, 2 प्लस क्यू है, 2 माइनस क्यू है। अगर तुम इस रीजन के ऊपर देखो, जो सरफेस जहां पर ये चारों पॉइंट चार्ज लाए कर रहे हैं, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। ये सरफेस है, बोर्ड वाला सरफेस, इसके ऊपर चार अपने पास यहाँ पर इस तरह से पॉइंट चार्ज है। क्या इस सरफेस के ऊपर हमारा कोई भी न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है? राइट, वो मैं यहाँ पर भी डिस्कस करना है। ठीक है, क्या हमारा इस सरफेस के ऊपर कोई भी न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है? तो गैस बिल्कुल करेगा। एक तो यहाँ पर सेंटर में देखो, अगर सेंटर पॉइंट की बात करोगे, यहाँ पर भी फोर्स आएगी, मतलब फील्ड आएगी, नेगेटिव की वजह से नीचे की तरफ, इस नेगेटिव की वजह से ऊपर की तरफ, दोनों आपस में कैंसिल आउट। ऐसे प्लस क्यू आपस में कैंसिल आउट। ठीक है, तो नेट फील्ड कितनी हुई सेंटर पॉइंट के ऊपर? 0। इसके अलावा कोई और पॉइंट जहां पर अपने पास जो फील्ड है वो 0 हो रही होगी? लेट्स से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट इधर चूज कर लिया। ठीक है, मैंने एक पॉइंट इधर चूज कर लिया,
तो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ये वाला नेगेटिव लगाएगा ऊपर की तरफ, ये वाला पॉजिटिव कहां पर लगाएगा, ये वाला पॉजिटिव लगाएगा इधर की तरफ नीचे यहां पर ऐसे, और ये वाला सॉरी 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 ये वाला पॉजिटिव लगाएगा ऊपर की तरफ यहां पर ऐसे, ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव लगाएगा यहां पर नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। तो अपने पास गाइस इस बार अपने पास यहां पर इस बार क्या होगी, नॉन जीरो फील्ड आएगी, ये अपने पास क्या आएगी, नॉन जीरो फील्ड आएगी। क्यों आएगी, देखो ध्यान से देखना यहां पर चीजें क्या हो रही है, इस वाले पॉइंट को मैं रेज ही कर देता हूं। अगर तुम इस वाले केस की बात करते हो, यहां पर जो ये एंगल है ये वाला अपने पास यहां पर जो एंगल है इधर वाला, ये छोटा एंगल है यहां पर, इधर जो एंगल है ये वाला यहां पर बड़ा एंगल है, ठीक है। तो एंगल छोटा होता है तो कोसाइन बड़ा होता है, राइट। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो रहा है, इस ये वाला और ये वाला, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ऐड होगा, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ऐड होगा, राइट। ऐसे ही यहां पर भी एक ऐड होगा, इसका और इसका। तो अपने पास यहां पर एक बड़ा कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक छोटा कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर एक एंगल क्या था इधर, चीज समझना गाइस यहां पर ध्यान से। अपने पास यहां पर ये वाला एक छोटा कंपोनेंट आएगा, यहां पर एक बड़ा कंपोनेंट आएगा, क्योंकि अपने पास इनका जो एंगल था ये छोटा था। अगर एंगल छोटा होता है तो कोसाइन छोटा होता है, मतलब अगर एंगल छोटा होता है तो कोसाइन बड़ा होता है, ठीक है। जैसे cos 30 है, cos 30 होता है तुम्हारा √3/2, cos 60 होता है तुम्हारा हाफ, तो एंगल बड़े होने पे कोसाइन की वैल्यू छोटी हो गई, राइट। तो अपने पास यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगी ना, ये वाली अपने पास ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो फोर्स होगी वो क्या होगी, कम होगी। हालांकि यार देखो इनके डिस्टेंस के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन लेट्स से डिस्टेंस के ऊपर भी नहीं जाते हैं, ठीक है। मैं जस्ट तुम्हें यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉन जीरो होगी, मेरा मेन फोकस है यहाँ पर नॉन जीरो बताना, कि अपने पास इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स आएगी वो नॉन जीरो आएगी। क्या आएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डूइंग सम कैलकुलेशंस, ओके। तो कुछ कैलकुलेशन करके हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि वो वैल्यू कितनी होगी, लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट इतना कह रहा हूँ कि वो सम नॉन जीरो वैल्यू होगी। क्या होगी, सम नॉन जीरो वैल्यू होगी, ओके। तो इस पॉइंट के ऊपर नॉन जीरो वैल्यू होगी, यानी कि इस सरफेस के ऊपर अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रल पॉइंट आया, जो कि सेंटर में था, जो कि क्या था, सेंटर में था, यहां पर इस तरह से ऐसे। अब ऐसे ही जो है सेंटर से एक जेड एक्सिस बाहर की तरफ निकाल दो, ऐसे जेड एक्सिस क्या करो यहां पर बाहर की तरफ निकाल दो ऐसे, ठीक है। तो अपने पास इस एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर अपने पास फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि अपने पास दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को देखूं, थोड़ा सा डायगोनल फिगर बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली फिगर यहाँ बनी हुई है, इसी के ऊपर कंस्ट्रक्ट करता हूं। ये अपने पास यहाँ पर लेट से जेड डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ ऐसे। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऊपर की तरफ फील्ड लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऊपर की तरफ फील्ड लगाएगा, है ना। तो अपने पास एक कंपोनेंट देगा ऊपर की तरफ, और सिमेट्री है पर फिगर के अंदर स्क्वायर था, ये स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है। विजुलाइज करना फिगर को यहाँ पर, क्योंकि 3D फिगर यहाँ पर 2D में बनी है, तो एंगल्स थोड़े से यहाँ पर तुम्हें डाउट क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको 3D में विजुलाइज करना, ठीक है, ओके। तो अपने पास यहाँ पर एक सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है ना भाई। तो अपने पास यहाँ पर ये दो पॉजिटिव चार्ज जो है डायगोनल वाले, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, तो ये अपने पास ऊपर की तरफ फील्ड लगाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। दो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। इसी तरह से ये दूसरे डायगोनल के ऊपर जो दो नेगेटिव चार्ज हैं, -q यहां पर, -q यहां पर, ये क्या करेंगे भाई, ये अपने पास लगाएंगे इनवर्ड फोर्स, इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज इनवर्ड लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड लगाएंगे, तो इसका जो वर्टिकल जो नेट कंपोनेंट है ये वर्टिकली अप आएगा, और इसका जो नेट कंपोनेंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। और सिस्टम के अंदर सिमेट्री होने की वजह से चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, एंगल सेम है ना। तो सिमेट्री होने की वजह से जो फोर्स अपवर्ड होगी और जो फोर्स डाउनवर्ड होगी वो इक्वल हो रही होगी। तो हर पॉइंट के ऊपर जो जेड एक्सिस तुम्हारे पास है, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होगी, जीरो फील्ड होगी। और इसी की वजह से मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि इनफाइनाइट न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जहां पर हमारे पास क्या हो रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास इनफाइनाइट न्यूट्रल पॉइंट्स यहां पर रहने वाले हैं। क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट किसी को, एनीवन? कंसेप्ट समझ में आया नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स का, कि कैसे फाइंड करना है? ऑल गुड?
सर जहाँ यस पे सर। चार्ज प्लेस्ड है वो प्लेन में तो एक ही होगा ना। सॉरी, जिस प्लेन में चार्ज प्लेस्ड है उस प्लेन में तो एक ही न्यूट्रल हाँ पॉइंट होगा उसमें ना। एक ही होगा। ओके, नाइस है। तो अभी बात करते हैं गाइस फिर हम नेक्स्ट चीज की, राइट। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या गिवन है हमें यहाँ पर, two identical point charges are placed at a separation of L. What will be the variation of electric field on the line joining the point charges? अब गाइस ये जो क्वेश्चन है ये हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर हमारे पास कैसा होगा उस लाइन के अबाउट जहां पर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस प्लेस है। अब देखना क्वेश्चन कैसे डिजाइन है और कैसे इसको अप्रोच करना है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना बोला है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक क्यू ये है एक क्यू ये है। थोड़ा दूर बना लेते हैं इनको ताकि थोड़ी फिगर अच्छी बन जाए। इस तरह से क्वेश्चन में बोला गया कि दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर ऐसे, और हमें बताना है कि अगर हम इस डिस्टेंस के ऊपर ऐसे मूव करें एक्स में ऐसे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा हो रहा होगा ये हमें बताना है। ओके, अब एक बात बताओ, जिस जगह पर तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज प्रेजेंट होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इन्फिनिटी। वहां पर होती है इन्फिनिटी, क्योंकि बेसिकली वहां का जो आर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अपने पास होती है वहां पर इनफाइनाइट फील्ड, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो जहां पर चार्ज लोकेटेड है वहां का आर जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। बहुत अच्छे। अगर मैं यहां पर बात करता हूं इसके जस्ट राइट हैंड साइड वाले पॉइंट के ऊपर, चार्ज यहां पर प्लेस है, इसके जस्ट राइट हैंड साइड की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से होगी बाहर की तरफ, है ना, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर वैल्यू होगी पॉजिटिव। कैसे, मैं वेक्टर बना रहा हूं यहां पर, क्या बना रहा हूं, वेक्टर, ठीक है। तो अपने पास से पॉजिटिव इन्फिनिटी से आएगा ऊपर से नीचे ऐसे गिरता हुआ, ये वाला चार्ज है यहां पर क्यू। अगर इसके राइट साइड की बात करोगे तो अपने पास प्लस इन्फिनिटी से नीचे की तरफ आएगी फील्ड गिरती हुई इस तरह से। इसके लेफ्ट साइड की बात करोगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो पॉइंट है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्ट कर रही है माइनस एक्स डायरेक्शन में। कहां पर एक्ट कर रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो इसका ग्राफ तुम स्टार्ट करोगे माइनस इन्फिनिटी नीचे से ऐसे, ठीक है। साथ में यहां पर भी तुम्हारे पास चार्ज क्यू है, यहां पर भी चार्ज क्यू है। क्या यहां पर एक न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? कहां पर करेगा न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट? बिल्कुल उसके सेंटर पे, सेंटर। राइट। तो बिल्कुल उसके सेंटर के ऊपर न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो मेरे को यहां पर पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो इस नॉलेज का यूज करते हुए, इस नॉलेज का यूज करते हुए इनको जस्ट मैं क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा एक स्मूथ कर्व के साथ इस तरह से ऐसे। प्लस इंफिनिटी से जीरो की तरफ गया और जीरो से फिर बन गया माइनस इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। और ये अपने पास यहां पर क्या है, एक न्यूट्रल पॉइंट है। ओके, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास, जीरो की। बात करें इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन के ऊपर, तो गैस यहां पर इस पॉइंट चार्ज से अपने पास आएगी माइनस इन्फिनिटी, और अपने पास जैसे जैसे तुम इससे दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, और इसी तरह से तब इन्फिनिटी डिस्टेंस से ले जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये नेगेटिव रीजन में क्यों प्लॉट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है इसकी वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, तो इसी वजह से इसको नेगेटिव रीजन में प्लॉट किया है। यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लस इन्फिनिटी से आएगी, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती जाएगी, राइट। और ये वैल्यू पॉजिटिव क्यों है यहाँ पर, क्योंकि इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव रीजन में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्व है। तो ये गैस हमारे पास यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का कर्व, ठीक है। अब जस्ट चार्ज की वैल्यूज को चेंज कर दिया जाएगा गैस यहाँ पर, राइट, ठीक है। तो उन चार्ज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा प्रॉब्लम के अंदर, राइट। जैसे यहाँ पर क्यू दे दिया, यहाँ पर टू क्यू दे दिया, तो टू क्यू अगर यहाँ पर होगा तो उसकी उससे क्या होगा, जस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होता है, चार्ज क्यू की जगह पर टू क्यू होता, ये चार्ज क्यू है और यहाँ पर टू क्यू है लेट से, तो अपने पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाता, बाकी सब कुछ सेम रहता, बस इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास क्या होता है, शिफ्ट हो जाता इस तरह से। इक्विलिब्रियम पॉइंट इस बार यहां पर आता तो इस तरह की कुछ कर्व हो जाती, ठीक है। तो बस ये फर्क पड़ जाता है इस टू क्यू के आ जाने से, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर सेंटर में ना होकर के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, और ये हमने थोड़ी देर पहले वैल्यू फाइंड की भी थी कि कितना दूर होगा ये, है कि नहीं। तो ये चीज है,
इसी तरह से हो सकता है कि एक चार्ज माइनस क्यू दे दिया जाए, दूसरा चार्ज प्लस क्यू दे दिया जाए। ठीक है, इसके लिए पूछ लिया जाए कि अब क्या होगा। ठीक है, इसके लिए तुम खुद से ट्राई करना, इसको होमवर्क ले लेना। ठीक है, क्या करना है तुम्हें इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का प्लॉट। ठीक है, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। ओके, 2 मैंने करा दिए हैं, तीसरा तुम्हें दे दिया है, तो सोचना इस माइनस क्यू की वजह से क्या हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बना देना। अगेन आईटीजेम लेवल स्टफ है, आईटीजेम में भी ये सब चीजें हम करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन ये आईटीजेम के अंदर भी सारी चीजें आती हैं तुम्हारी। ओके, अब गाइस नेक्स्ट है तुम्हारे पास यहाँ पर जो आज का डिस्कशन है हमारा, वो है कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम के लिए किस तरह से हमें कैलकुलेशंस करनी होती है, अभी हम यहाँ पर वो समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? इस पॉइंट तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन? सर यस। सर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस होगा तब उसका ग्राफ कैसे होगा, मतलब बहुत ज्यादा चार्जेस है। मतलब बहुत सारे, देखो नेचर तो इसी तरह का रहेगा बीच में, क्या चीज समझ पा रहे हो? ऐसे ग्राफ बनते जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे पास अगर ऐसे सारे चार्जेस सेम है तो अपने पास यही बनता जाएगा बार बार। क्लियर है? यस सर। ओके, तो गैस अभी हमें बात करनी है यहाँ पर कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम की। ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें किस तरह से इवेल्युएट करना है, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गैस देखो, थोड़ी देर पहले तुम्हें मैंने बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर कि कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए कूलम्ब्स लॉ को हमें किस तरह से अप्लाई करना होता है। हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट को नहीं देखते वहां पर हम देखते हैं स्मॉल एलिमेंट को, बताया था, राइट? तो उसी चीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे और प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जस्ट एक बार एलिमेंट्स को हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। तो एलिमेंट्स गैस देखो हमारे पास किस तरह से रहते हैं। अगर गैस मेरे पास एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, मेरे पास क्या, अगर एक लीनियर ऑब्जेक्ट अगर होता है, तो लीनियर ऑब्जेक्ट के केस में गाइस हमारे पास लैम्डा हम डिफाइन करते हैं, जो कि हमारे पास डिफाइन होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट लीनियर है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास इस तरह से लीनियर है, तो ये छोटा सा एलिमेंट यहां पर हम कहेंगे dl इक्वल टू dx। लेकिन अगर हमारे पास लेट से कोई ऑब्जेक्ट रिंग की शेप में है इस तरह से, तो इसका जो छोटा सा एलिमेंट है ये होगा dl, और dl को हम डिफाइन करते हैं कैसे, r d थीटा। ये चीजें हम आईटी जैम के अंदर कवर कर लेते हैं, राइट? बेसिक चीजें हैं तुम्हारे कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जो कि हम वेक्टर्स के अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स में भी कवर करते हैं, राइट? तो अपने पास यहाँ पर जो डीएल है, और ये निकालना कैसे जाता है अगर मैं बताऊं तुम्हें, अगर देखो ये एलिमेंट का ये जो एंगल सबटेंड जो इसने किया, ये एंगल है डी थीटा। जो ये एंगल सबटेंड कर रखा है किसने, इस एलिमेंट ने, जिसको मैंने यहाँ पर डीएल एलिमेंट कहा था, उसने जो एंगल यहाँ पर डाल रखा है वो कितना है, डी थीटा है। ओके, और ये रेडियस है अपने पास यहाँ पर आर, इस रिंग का रेडियस। तो क्लास 9th या 10th में तब हमने सर्कल्स पढ़े होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो वहां पर हमने पढ़ा होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, राइट? तो यहाँ पर जो एंगल होगा अपने पास ये डी थीटा, और आर्क अपने पास यहाँ पर डीएल है, और रेडियस अपने पास यहाँ पर आर है। तो अपने पास जो डीएल बनेगा यहाँ पर क्या बनता है, आर डी थीटा बनता है। तो काफी बेसिक चीज होती है जो हमने बीएससी के अंदर ही कवर कर ली होती है, राइट? कहां पर, तुम्हारे वेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये आर डी थीटा अपने पास होगा यहाँ पर डीएल। तो अगर तुम्हारे पास कोई रिंग एलिमेंट है तो डीएल हो जाएगा आर डी थीटा, लीनियर एलिमेंट है तो डीएल को पुट कर लेंगे डीएक्स, अपने यूज के अकॉर्डिंग, जैसे भी तुम्हें प्रॉब्लम डिफाइन कर रखी है। एंड आई होप कि चीज यहाँ पर सभी को क्लियर होगी। तो ये तो था लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पर लाइन एलिमेंट डिफाइन होगा। इतना समझ में आया सभी को? इस स्टेप तक कोई डाउट है? बढ़ू फिर मैं आगे। यस सर। तो अपने पास देखोगे सेकंड बात करते हैं सरफेस, कि अगर मेरे पास कोई लीनियर ऑब्जेक्ट ना होकर के लेट से कोई सरफेस वाला ऑब्जेक्ट है, लेट से मेरे पास एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है? तो उस केस में गाइस हमें क्या करना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इस सिग्मा क्या होगा, डी क्यू डिवाइड बाय डी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब डिपेंड करता है ना भी प्रॉब्लम कैसी है। अगर लेट से तुम्हारे पास क्या दे रखी है, शीट दे रखी है इस तरह से ऐसे, ठीक है, तो यहां पर तुम यूज करोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, डी ए इक्वल टू डी एक्स डी वाई होता है।
यस और नो? एंड इसी तरह से अगर तुम्हें लेट्स से डिस्क दे दी, तो डिस्क में यूज करना रहता है पोलर कोऑर्डिनेट ज्यादा बेटर। अगर तुम्हें डिस्क दे दी तो डिस्क में क्या रहता है बेटर? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीए क्या होता है? आर डी आर डी थीटा। तो इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए हमें, है ना? तो जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ, काफी बेसिक चीजें हैं, आईटी एग्जाम लेवल पे भी तुमने काफी सारे क्वेश्चन इस तरह के सोल्व किए होंगे, राइट? तो जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूँ ताकि अगर इनके कोई भूल चुका हो तो याद आ जाए। और इसी तरह से अगर तुम्हें स्फीयर के सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करना पड़ गया तो उसका बताएगा मेरे को कोई एरिया एलिमेंट क्या होगा? आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये तो वॉल्यूम हो गया। हाँ सर। तो सरफेस पूछा मैंने तो, बताओ भाई क्या होगा? जो सरफेस एरिया पूछा है मैंने, सरफेस एरिया एलिमेंट। आर डी फाइव। नहीं, इतना मुश्किल काम तो नहीं पूछा है, जैम लेवल पे भी क्वेश्चंस किए होते हैं। स्फीयर है, आर स्फीयर का सरफेस है, बस आर इतना सा स्क्वायर है। साइन थीटा डी फाई। राइट। इसके अंदर बस डी आर नहीं आता, वॉल्यूम एलिमेंट के साथ में डी आर भी आता है, ठीक है? तो अपने पास अगर हमें स्फीयर के सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करानी होगी तो वहां पर जो एरिया एलिमेंट हमें लेना होता है वो क्या होता है? आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो इस चीज को ध्यान रखोगे, ठीक है? तो सरफेस का आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें यहाँ पर चीजों को लेना है, राइट? अगर चार्ज तुम्हारा सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, अगर तुम्हारे लेट से एक शीट दे रखी है, शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, तो वहां पर तुम यूज करोगे कार्टेशियन dx dy। तुम्हें एक डिस्क दे रखी है, डिस्क के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो वहां पे लोगे आर डी थीटा। इसी तरह से अगर तुम्हें क्या दे रखा है? एक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर के सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो वहां पर तुम लोगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ठीक है? और ऐसे ही अब तीसरा तुम्हारे पास है कि अगर वॉल्यूम के ऊपर चार्ज है तो क्या होगा? तो अगर वॉल्यूम के अंदर चार्ज स्प्रेड है तो वहां पर तुम डिफाइन करते हो रो। रो क्या होता है अपने पास? डी क्यू डिवाइड बाई डीवी, डी क्यू डिवाइड बाई डीवी, ठीक है? अगर कोई तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, पहले तो कार्टेशियन में लिख लो। तो अगर कार्टेशियन की बात करें तो कार्टेशियन में अपने पास डीवी जो होता है वो होता है डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं किसकी? सिलेंड्रिकल की, तो सिलेंड्रिकल में अपने पास डीवी क्या होता है? आर डी आर डी थीटा एंड साथ में डी फाई, राइट? तो ये अपने पास से होता है इस तरह से। और ऐसे अगर हम बात करें किसमें? स्फेरिकल में, कि अगर हमारा चार्ज हो किसी स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो वहां पर हम बात करेंगे सर डीवी इज इक्वल सिलेंडर टू, में डीजेड होता है ना डी फाई की जगह। सॉरी सॉरी माय बैड, यू आर राइट। अपने पास गैस अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्फेरिकल में, तो अपने पास आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, साथ में डी आर डी थीटा एंड साथ में आएगा डी फाई, इस तरह से। तो ये गैस हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट रहेंगे इन द डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि क्या चीज हमारी अप्लाई हो रही होगी, ठीक है? राइट? तो ये हमारे पास यहाँ पर रहेंगे इस तरह से। ओके, नोट करो बार यहां तक, फिर आगे की बात करेंगे।
बढ़े फिर आगे। यस सर। तो आओ गाइस फिर अभी मूव करते हैं आगे, प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं एक आधी नी की चीजों के ऊपर, है ना। तो ऐसे को पहले एक सिंपल प्रॉब्लम लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, फिर एक नेट एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे, हालांकि वो भी सिंपल प्रॉब्लम ही है, लेकिन पहले उससे भी थोड़ी बेसिक प्रॉब्लम ले लेते हैं। लेट्स से गाइस हमारे पास एक सैमरिंग है, इस लेट्स से गाइस हमारे पास क्या एक सैमरिंग है, ओके। तो इस तरह से गाइस हमारे पास यहाँ पर एक सैमरिंग है, ओके। तो ये सैमरिंग है। तो सैमरिंग के हमें सेंटर के ऊपर क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो कूलम्स लॉ वाला जो हम अप्रोच अपना रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ये तुम हर केस में नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन यहाँ पर है बीच में, और इंटीग्रेशन कराना हर केस में पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। तो कुछ केसेस होते हैं जनरली जो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाएगा, वो एक सिमेट्रिक पॉइंट होगा, कोई रैंडम पॉइंट नहीं होगा। जैसे तुम्हें यहाँ पर ये नहीं बोल दिया जाएगा कि सैमरिंग है और यहाँ पर फाइंड कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे कभी भी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि कर ही नहीं सकते हो इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट यहां पर तुम कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर तुम लिमिट से डिसाइड नहीं कर पाओगे लिमिट्स कैसे यहां पर डिफाइन करें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास यहां पर रहती है। तो इसी वजह से तब भी क्वेश्चन आएगा, सिस्टम के अंदर एक सिमेट्रिक पॉइंट के ऊपर ही तुमसे फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, किसी रैंडम पॉइंट के ऊपर कभी भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन सोल्व करने लायक होती ही नहीं है, ओके। तो इसी वजह से हमेशा ध्यान रखना किसकी एक लिमिटेशन रहेगी हमारे पास, ओके। तो अपने पास देखो यार, यहां पर हमारे पास क्या सीन है, अभी जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो ये है कि अपने पास जो ये रिंग है ना सैमरिंग, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है कांस्टेंट, लैम्डा इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट दे रखा है। चार्ज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट गिवन है। और हमें फाइंड करनी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, ठीक है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ सैमरिंग। तो ये है गाइस हमारे पास यहाँ पर काम जो अभी हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, ओके। तो आप फिर इस चीज को देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे। हम कहेंगे कि इसका चार्ज जो है वो dq है, इसकी जो लेंथ है वो अपने पास r d थीटा है, एलिमेंट का लाइन एलिमेंट जो मैंने dl कहा था, dl इक्वल टू r d थीटा हो जाएगा। कर्व है ना अपने पास यहाँ पर, सर्कल अपने पास, राइट। तो r d थीटा अपने पास रहेगा, r क्या यहाँ पर रेडियस ऑफ द सैमरिंग, r क्या है रेडियस ऑफ द सैमरिंग, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ रिंग का वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो आप फिर डिस्कशन शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। ध्यान से देखना मेरी बातों को जो मैं करने जा रहा हूं यहाँ पर। डीई अपने पास क्या है, इसकी वजह से जो यहाँ पर फील्ड एक्ट करेगी, तो डीई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो इस डी क्यू छोटे एलिमेंट की वजह से जो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसको हम कह रहे हैं डीई, ठीक है। तो डीई कैन बी रिटन एज के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखा जाएगा, बहुत अच्छे। तो के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर हमारे पास यहां पर ये रहेगा, बहुत अच्छे। अभी हमें करना क्या है, अभी गैस हमें करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, और ये जो तुमने किया है ये किया है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। अब ध्यान इस चीज का भी रखोगे कि ये जो फील्ड है ना इसकी एक सम डायरेक्शन होती है, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे है ना, और ऐसे हमारे पास यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। तो इन छोटे छोटे एलिमेंट्स का हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन भी यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी का हो रहा है, इंटीग्रेशन भी यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी का हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम इसको डीई वेक्टर इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए अपने पास यहां पर क्या आएगा, साथ में नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे। तो एक काम करते हैं, पहले तो एक एंगल हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है ये वाली, तो लेट्स से मैं इस एलिमेंट का यहाँ पर एंगल थीटा डिफाइन कर देता हूं। तो अगर मैंने ये एंगल यहाँ पर थीटा डिफाइन किया तुम्हारे लिए,
तो अपने पास ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये क्या हो जाएगी? क्या है? माइनस कॉस थीटा आई कैप। तुम बोल रहे हो क्या? अगर ये एंगल थीटा है गैस तुम्हारे पास यहाँ पर, तो ये जो डायरेक्शन है ये माइनस आर कैप हो जाएगी। और आर कैप तुम्हें पता होता है क्या होता है? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो माइनस आर कैप क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। तो ये डायरेक्शन तुमने यहाँ पर डिफाइन कर ली इस तरह से, डीई वेक्टर। ठीक है, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वेक्टर। ठीक है, और इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ऑल द स्मॉल एलिमेंट्स। तो ये जो एडिशन है इस कॉन्टिन्यूस सिस्टम की, ये एडिशन ही समीशन में चेंज हो जाएगी। सॉरी, ये जो एडिशन है, ये एडिशन यानी कि समीशन। तो ये जो समीशन है यही हमारे पास क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। फॉर कॉन्टिन्यूस सिस्टम वी कैन राइट समीशन एज इंटीग्रेशन। ओके, तो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द सेमी डिस्क। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड जो ई नेट होगा। ई नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीई वेक्टर का इंटीग्रेशन। तो अपने पास आएगा के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, साथ में अपने पास माइनस कॉस थीटा आई कैप है, माइनस में माइनस साइन थीटा जी कैप है, इस तरह से ऐसे। तो इसको इंटीग्रेट करा दो, राइट, इंटीग्रेट करा दो। डी क्यू क्या होगा? डी क्यू इज लैम्डा डीएल, और डीएल तुम्हें पता है कि क्या है? आर डी थीटा। तो डी क्यू को हमें पुट करना होगा यहाँ पर लैम्डा आर डी थीटा। तो इस चीज को यहाँ पर पुट करो, इंटीग्रेट कराओ, काम खत्म करो। तो अपने पास बनेगा यहाँ पर तो अपने पास गैस यहाँ पर जो भी बनेगा, देखो क्या बनेगा। अभी जो हमारे पास हो क्या है? के डी क्यू था, तो लैम्डा आर डी थीटा आएगा उसकी जगह पर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर का फैक्टर था, इसको इंटीग्रेट करना है। साथ अपने पास माइनस कॉस थीटा आई कैप है, माइनस में साइन थीटा जे कैप है। तो इस तरह का हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पूरा, राइट, है ना। तो वी हैव टू सोल्व दिस। तो आर से आर कटेगा, के लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ गया, आर कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्योंकि आर इज जस्ट द रेडियस ऑफ द सेमी रिंग ना, तो वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अपने पास आएगा यहाँ पर कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन को, ऐसे काम करते हैं पूरा बाहर ही निकाल लेते हैं नेगेटिव को, है ना। तो कॉस थीटा डी थीटा रहेगा, साथ में आई कैप है, प्लस में साइन थीटा डी थीटा रहेगा, साथ में जे कैप है। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर बचेगा इस तरह से। और सेमी रिंग अपने पास, ये सेमी रिंग थी, तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? थीटा ये था ना एंगल, तो थीटा की लिमिट्स क्या होंगी? 0 to pi. 0 टू pi. पाई। Pi. यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, तो 0 से पाई की रोटेशन करानी पड़ेगी। तो 0 टू पाई हमारे पास यहां पर होगी थीटा की लिमिट। तो 0 से पाई, 0 से पाई। ओके, तो इंटीग्रेट इट एंड फाइंड द वैल्यू। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। लिमिट पुट कराओगे 0 से पाई, 0 डालो या पाई डालो, साइन की वैल्यू 0 ही आएगी। फिर प्लस में साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। लिमिट डालनी है 0 से पाई, तो अपने पास यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा और, राइट। तो अपने पास यहाँ पर बनेगा कितना? 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर इस तरह से आएगा, राइट। साथ में नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन आगे है, राइट, और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर जी कैप है। तो ये काम करते हैं, इस नेगेटिव को यहाँ पर इसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं ऐसे। तो ये मैं बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो नेगेटिव जे डायरेक्शन में आ रही है। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चल रही है। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चल रही है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है? माइनस जे डायरेक्शन में, और वो आनी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर तुम चीजों को देखो, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे अगर तुम इस एलिमेंट को ले रहे हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर भी होगा, राइट, जो इस पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड अप करेगा। ठीक है, ऐसे ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, वर्टिकल एलिमेंट विल ऐड अप, और इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे पास नेगेटिव जे डायरेक्शन में तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो था गाइस एक तरीका प्रॉब्लम को सोल्व करने का। ठीक है, कि तुमने एज अ वेक्टर लिया और तुमने उसको इंटीग्रेट करवाया। ठीक है, अभी एक तरीका और है,
तुम क्या कर सकते हो, तुम जस्ट वो ये देख सकते हो कि तुम्हारा सिस्टम सिमेट्रिक है थोड़ा, ठीक है। सिस्टम क्या है, एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट ही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, दूसरे एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट 0 होगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमारे पास जो प्रॉब्लम है ना, एक बार नोट कर लो इसको, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, और फिर मैं मेथड 2 डिस्कस करूंगा। इस मेथड के अंदर कोई डाउट है किसी को, एनीवन? क्या ये इंटीग्रेशन क्लियर है? यस सर। तो आओ फिर मेथड 2 देखते हैं गाइस। तो एक मेथड हो रहा है गाइस इस प्रॉब्लम को डील करने का, उसको भी समझ लो, फिर जो तुम्हें अप्लाई करना है प्रॉब्लम्स के अंदर वो तुम अप्लाई कर लेना। मेन बात है समझना, ठीक है। फिर उसको तुम कैसे अप्लाई करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अपने पास क्या सीन है, ये सेम रिंग है, एक एलिमेंट तुमने यहां पर पकड़ा, एक एलिमेंट तुमने यहां पर पकड़ा, ठीक है। तो एलिमेंट हमने इस तरह से पकड़े हैं, ओके। तो अपने पास यहां पर क्या होगा, इस एलिमेंट का कंपोनेंट आएगा यहाँ, मतलब इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो यहाँ पर आएगी, और इसकी वजह से जो आएगी वो यहाँ पर इस तरह से आएगी, ऐसे। तो इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट विल एड अप, राइट। तो अगर तुम्हारे पास ये डीई है, ये अगर तुम्हारे पास डीई है, तो जो नेट ई आएगा यहाँ पर, ये क्या आएगा, 2DE कॉसेट आ जाएगा। हाँ कॉसेट आएगा क्या, अगर मैं इसको एंगल थीटा डिफाइन करूंगा तो ये एंगल थीटा होगा, तो साइन थीटा आएगा। यस और नो, राइट, यही आएगा क्या, है ना। तो अपने पास यहां पर जो इन दो एलिमेंट की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, हॉरिजॉन्टल विल कैंसल आउट, ओके। तो अब गाइस तुम इस मेथड के अंदर क्या कर रहे हो, तुम पेयर में ले रहे हो, इसके साथ एक इधर का पेयर उठा रहे हो, ऐसे तब तुम यहां पर ये वाला एलिमेंट लोगे तो उसके साथ में ये वाला इंक्लूड हो रहा होगा, तो यहां पर दो एलिमेंट एक साथ चलेंगे, दो एलिमेंट यहां पर क्या चलेंगे, एक साथ चलेंगे। तो अगर तुम यहां पर अब ई नेट निकालने जाओगे, ई नेट तुम्हारे पास यहां पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई नेट, ठीक है। तो अपने पास यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2DE साइन थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो अपने पास डीई क्या है, डी अपने पास आएगा के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और साथ में साइन थीटा यहाँ पर एज इट इज। अब डी क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो 2K डिवाइड बाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, डी क्यू तुम्हारे पास पुट होगा लैम्डा आर डी थीटा, साथ में साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा इस तरह से, एक आर से आर कट जाएगा, तो अपने पास बचा 2K लैम्डा डिवाइड बाई आर, साथ में साइन थीटा का इंटीग्रेशन बनता है माइनस कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी वो देखो यहाँ पर कैसे होंगी, मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या कहा है, हम दो एलिमेंट यहाँ पर एक साथ कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। तो इस बार का जो थीटा की वैल्यू होगी ना यहाँ पर, वो 0 से π/2 जाएगी, क्योंकि इस 0 वाले के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली आएगा, फिर जैसे एंगल बढ़ा इस वाले एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली आएगा, इस वाले एलिमेंट के साथ ये वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर ऑलरेडी 2DE साइन थीटा कंसिडर किया है। तो इस बार जो यहाँ पर तुम्हें थीटा की लिमिट्स कंसिडर करनी है वो तुम्हें 0 से π/2 लेनी है, 0 से π/2 तुम्हें लेनी है, क्योंकि तुम्हारे जो इधर के हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके साथ, इन एलिमेंट के साथ वो पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं इधर, राइट। तो इस बार तुम यहां पर लोगे क्या, 0 से π/2, पिछले वाले में 0 से पाई लिया था क्योंकि वहां पे तुमने एलिमेंट सिंगल कंसिडर किया था, इस बार तुम एक एलिमेंट यहां पर ले रहे हो, एक एलिमेंट यहां पर ले रहे हो, पेयर में ले रहे हो, समझ रहे हो ना डिफरेंस। तो इस वजह से यहाँ पर लिमिट भी हाफ ही रहेंगी, 0 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 से π/2 पुट कराओगे, उसके अकॉर्डिंग देख लो वैल्यू क्या आएगी, तो 2K लैम्डा डिवाइड बाय आर आया, यहाँ पर π/2 पुट करोगे तो 0 बन गया, राइट। तो 0 -1 आएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा ना, राइट। तो अपने पास ये +1 आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अपने पास बना है 2K लैम्डा डिवाइड बाय आर, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना होगा हमें यहाँ पर, और वो क्या है कि जो डायरेक्शन इसकी वो नीचे की तरफ है, तो जो डायरेक्शन आएगी फील्ड की वो नेगेटिव जे कैप आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2K लैम्डा डिवाइड बाय आर माइनस जे कैप। तो गैस इस मेथड में हमने डायरेक्शन को अलग कंसिडर किया और हमने मैग्नीट्यूड को अलग सोल्व किया, मैग्नीट्यूड को अलग, डायरेक्शन को अलग। तो डायरेक्शन हमने यहाँ पर पहले ही देख ली थी कि नीचे की तरफ बचेगी, तो माइनस जे कैप, और मैग्नीट्यूड को अलग से सोल्व कर लिया। पिछले वाले में हमने क्या किया था, दोनों को एक साथ लेते हुए चले थे, आंसर सेम आया था। तब तक तुम मैथमेटिकली ठीक हो, तुम लॉजिक सही से अप्लाई कर रहे हो, तब तक तुम मैथमेटिकली ठीक हो और लॉजिक तुमने सही से अप्लाई किए हैं, तुम्हारे आंसर्स मैच करेंगे। अगर मैच नहीं कर रहे हैं मतलब तुम सोच गलत रहे हो, ठीक है। तो चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर सेम आएगा,
पहले मेथड में मैंने वेक्टर को इंटीग्रेट किया है, दूसरे मेथड में मैंने जस्ट स्केलर को इंटीग्रेट किया। डायरेक्शन को मैंने अलग ले लिया था कि डायरेक्शन नीचे की तरफ बचेगी, जस्ट मैंने स्केलर को इंटीग्रेट किया। क्या चीज क्लियर है? दोनों मेथड समझ में आए, दोनों अप्रोच? किसी स्टेप में कोई डाउट किसी को? एनीवन? ऑल गुड? तो अगर चीजें समझ में आ गई हैं गाइस तो लो करो क्वेश्चन नेट का। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, करो। बस इस बार कांस्टेंट डेंसिटी नहीं है। जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया वहां पर डेंसिटी कांस्टेंट थी, इस बार डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है बस। लेकिन तुम्हें इंटीग्रेशन कराना आता है, बीएससी लेवल स्टफ है इंटीग्रेशन कराना, तो राइट, तो करो। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। और गैस नेक्स्ट क्लास 9:30 पे है, ये याद रखना, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आज इस सेशन की लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद फिर हम 9:30 पे मिलेंगे। आंसर किसी का नहीं आया? सर ऑप्शन है। सोल्व किया है, जस्ट ऐसे आंसर हो गया है? इसे सॉल्व किया सर। बाकी लोग? क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। क्या हो गया, नेट एग्जाम का है तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। और गैस ऐसे क्वेश्चन में ना मार्क्स कटेंगे ना, अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फिर एग्जाम नहीं निकलना, क्योंकि ये तुम्हारा जैम लेवल स्टफ है ये वाला,
ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में मार्क्स कटवा के आओगे फिर एग्जाम नहीं निकलने वाला, इस चीज को मानते हुए चलना। ओके, ये 2-3 लोगों ने सही आंसर निकाल लिया है। ट्राई जरूर से करना गाइस, खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ट्राई करना बहुत जरूरी है। गलती तो पता चले एटलीस्ट कहाँ अटक रहे हो। तो आप देखो गाइस किस तरह से करना है। सबसे पहले बात गाइस हमेशा तब भी पेपर में बैठो तो दिमाग खुला होना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस इन द एक्सवाई प्लेन विद सेंटर एट ओरिजिन लैम्डा इक्वल टू दिस वन दे रखा है। तो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा नॉट कॉस थीटा दे दी है, इसकी डेंसिटी लैम्डा नॉट कॉस थीटा। अगर तुम यहाँ पर एक चीज समझो, जो cos थीटा होता है ये हर क्वाड्रेंट के अंदर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग होते हैं, कहीं पे पॉजिटिव होता है कहीं पे नेगेटिव होता है। फर्स्ट के अंदर ये पॉजिटिव होता है, सेकंड के अंदर ये नेगेटिव होता है, थर्ड के अंदर नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होता है। कोसाइन का नेचर ऐसा ही होता है। तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हें सेंटर के ऊपर बतानी है फील्ड क्या है, इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ लेके आएगा, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ फील्ड लेके आएगा, पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर लेके जाएगा फील्ड को, राइट, बाहर की तरफ देता है ना फील्ड वो। तो इसकी भी फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव की, इस वाले पॉजिटिव की फील्ड बाहर की तरफ जाएगी। तो क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ से? हमें समझ में ये आ रहा है कि जो भी नेट फील्ड बचेगी वो बचेगी माइनस आई कैप डायरेक्शन में, जो भी बचेगी वो बचेगी माइनस आई कैप पे। इतना हमें यहाँ पर समझ में आता है। चार ऑप्शन देखो एक बार जरा, के कैप, जे कैप, आई कैप, माइनस आई कैप। तो दिमाग यहीं पे खुल जाना चाहिए कि चारों ऑप्शन में डायरेक्शन अलग अलग दे रखी है। तो मैग्नीट्यूड निकाल के ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करना है तुम लोगों को? अभी हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे सोल्व, लेकिन तब भी क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हें दिख रहा है कि चारों के अंदर डायरेक्शन यहाँ पर अलग अलग है। तो डायरेक्शन से क्वेश्चन को कर दो ना खत्म, आ गया आंसर बिना मैग्नीट्यूड के लिए सोल्व किए। ठीक है, तो आंसर तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और ये सिर्फ हमने डायरेक्शन को देख करके ही कर लिया। तो इसी वजह से दिमाग हमेशा खुला होना चाहिए एग्जाम के अंदर। ये काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पर तुम्हें कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ती। ये आईआईटी जैम के अंदर भी होता है और नेट गेट के अंदर भी तुम्हें चीज मिलेगी। ठीक है, कि तुम डायरेक्टली सीधा ही अगर तुम्हारा दिमाग खुला हुआ है आंसर कर पाओ। ओके, अब बात करते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। तो आओ फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लक की बात थी, डायरेक्शन दो में भी तो माइनस आई कैप हो सकती थी ना, फिर तो मैग्नीट्यूड निकालना ही पड़ता, राइट। तो देखो ई नेट कैसे निकलेगा। तो अपने पास यहाँ पर ये रिंग है इस तरह से, है ना, सर्कल है, रिंग है, जो भी है। इसका एक छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पर डी क्यू चार्ज का। इसकी वजह से तुम यहाँ पर सेंटर के ऊपर फील्ड डिफाइन कर दे रहे हो। ये पॉइंट चार्ज मतलब ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, डीई डिफाइन कर रहे हो। तो अपने पास कैसा होगा यहाँ पर, ये आएगा के लैम्डा डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। साथ में अपने पास यहाँ पर क्या आएगा माइनस आर कैप, जो कि अपने पास डिफाइन होगा माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस में साइन थीटा जे कैप। इसी तरह से डिफाइन होगा। नाउ यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस थिंग, राइट। तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, के लैम्डा बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया। डी क्यू को पुट करेंगे कितना, डी क्यू को, डी क्यू गाइस तुम्हारे पास पुट एक तो लैम्डा को तुम्हें पुट करना पड़ेगा, तो लैम्डा को पुट कर लो एक तो लैम्डा नोट बाहर जाएगा, और एक कोस था, कोस स्क्वायर था, कोस था ना, कोस था। ओके, तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो एक तो आया कॉस थीटा इस लैम्डा से। ठीक है, डी क्यू की बात करें तो ये अपने पास क्या होगा, एक मिनट गाइस मैंने क्या किया है गाइस, देखो ये डीए था, गैस ये मैंने डी क्यू बोल रहा हूँ, इसको डीए था ये। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डी क्यू को पुट कर दिया ना लैम्डा डीए। ठीक है, तो ये डीए था यहाँ पर ये। ओके, डी क्यू को मैं ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ लैम्डा डीए। ठीक है, और लैम्डा तुम्हें पता है कि क्या है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, और डीए तो क्या होगा यहाँ पर, डी आर होगा एक्चुअली, सॉरी गैस मैं बट ये डी आर होगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। ठीक है, डी एल होगा ये। ठीक है, क्या होगा, डी एल होगा, ये इसकी लेंथ डी एल है। ओके, तो ये डी एल होगा ये।
तो अपने पास जो डी क्यू होगा वो क्या होगा, लैम्डा डीएल होगा। ओके, तो डीएल क्या होगा अपने पास यहाँ पर, आर डी थीटा, क्या होगा, आर ए डी थीटा, इस तरह से। तो अपने पास यहाँ पर पुट किया जाएगा लैम्डा को, लैम्डा नॉट को cos थीटा, जो मैं पुट कर चुका हूँ। डीएल को पुट किया जाएगा आर डी थीटा एंड डिवाइड बाय आएगा अपने पास यहाँ पर आर स्क्वायर, जो मैं ऑलरेडी बाहर लिख चुका हूँ। साथ में अपने पास यहाँ पर माइनस cos थीटा आई कैप होगा, माइनस साइन थीटा जे कैप होगा, इस तरह से ऐसे। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर एक आर से आर कटेगा, तो अपने पास आया के लैम्डा नॉट डिवाइड बाय आर। साथ में अपने पास यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन आएगा कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास होगा डी थीटा आई कैप, साथ में अपने पास यहाँ पर होगा साइन थीटा कॉस थीटा, साथ में अपने पास यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा डी थीटा और जे कैप, इस तरह से। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट होंगी, थीटा की जो लिमिट है वो आएगी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, क्योंकि तुम्हें पूरी सर्कल के ऊपर कराना है इंटीग्रेशन, तो 0 से 2 पाई जाएगा यहाँ पर इस तरह से ऐसे। तो माइनस के लैम्डा नॉट डिवाइड बाय आर एज इट इज। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, पहले इसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय 2 में, इसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। इसी तरह से करते हैं ना कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन। साथ में आई क्या पाएगा, साइन थीटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं कैसे, कि साइन, मान लो कि साइन थीटा टी है और कोस थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा, तो अपने पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। जस्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं गाइस, कोई बड़ी बात नहीं, क्लास 12 का काम है इंटीग्रेशन कराना, राइट। अब इसको जस्ट इंटीग्रेट करा लो, कोस थीटा को इंटीग्रेट कराओगे साइन टू थीटा बनेगा, चाहे से फिर 0 पुट कराओ या फिर 2 पाई पुट कराओ, वो 0 ही देगा। तो अपने पास यहाँ पर ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा इस 1 से, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे थीटा बनेगा, लिमिट पुट करेंगे 2 पाई, तो अपने पास यहाँ पे जस्ट पाई निकल के आएगा। तो अपने पास आया माइनस के लैम्डा नॉट डिवाइड बाय आर, और इंटीग्रेशन से पहले वाला आया पाई और दूसरे वाला आया 0। ठीक है, दूसरे वाला आया 0, तो अपने पास यहाँ पर आंसर ये आई कैप डायरेक्शन के साथ आएगा यहाँ पर इस तरह से। तो ये बना माइनस के, तो माइनस को डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो के लैम्डा नॉट पाई डिवाइड बाय आर एंड साथ में माइनस आई कैप। तो अब ऑप्शन को मैच कर लो, एग्जैक्टली तुम्हारा मैच हो रहा होगा, के लैम्डा नॉट पाई। ओके, तो इन्होंने के की वैल्यू पुट कर रखी है, तो गाइस के की वैल्यू को पुट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, के की वैल्यू को पुट कर लो। के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये वैल्यू को पुट करा लेंगे, तो अपने पास यहाँ पर लैम्डा नॉट पाई डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, साथ में आर है, तो पाई से पाई कट गया, अपने पास चल लैम्डा नॉट डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर और साथ में माइनस आई कैप। तो लैम्डा नॉट डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप, तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, एंड दैट्स इट। क्या कैलकुलेशन सभी को समझ में आई? ठीक है, तो ये था गाइस हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ओके, तो गाइस इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम 9:30 PM पे मिलेंगे, और 9:30 PM पे गाइस हम क्या करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए, और फिर हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ को। ठीक है, और गॉस लॉ से जो रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स बनती है एग्जाम के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर।